ऑलराइट, जल्दी से एक बार गुड इवनिंग बोलो। ना के आए हो? चलो फिर एक प्यारी प्यारी स्माइल लेके आओ थोपड़े पर। ऐसे रोतलू से कौन शादी करेगा? हाँ, now keep smiling. That's better. That's more better. So I was just trying to tell you yesterday that we started with the revision for investment account. कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए थे भाई। हाँ, आपको अगर याद होगी कल की स्टाइल मैंने आपको बताई थी कि आपको मॉड्यूल रेफर कर लेनी है। जो कोई भी क्वेश्चंस आपने देखने हैं सब कुछ अभी देख दिखा के खत्म कर देना है। सो मैं आपसे पहला प्रश्न ये पूछूंगा कि जितने क्वेश्चंस मैंने कराए या जो कल हमने चीजें करी उसमें कोई क्वेरी है क्या? क्वेश्चंस कितने बच्चों ने देखे? बिकॉज टुडे आई एम गोना गिव यू द टेस्ट। आज बात हुई थी कि अपनी टेस्ट रहेगी। सेकंड चीज ये है कि रसगुल्ले बच्चों, कई सारे ऑनलाइन बच्चों के मुझे मैसेजेस आए कि सर एडवांस अकाउंट्स का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा आप स्लो ले लेंगे क्या, क्योंकि हमारा ग्रुप 1 अकाउंट्स हुआ है तो एडवांस अकाउंट्स के जो एएस वगैरह है, जो नई चीज है वो आप स्लो ले लेंगे क्या? उतना कॉमन सेंस रखता हूं मैं, वो कर लूंगा। वो अभी के लिए हमारा टारगेट ये है कि वी शुड स्टार्ट बिल्डिंग आवर कॉन्फिडेंस। सो कॉन्फिडेंस के बेसिस पर हम ये काम कर रहे हैं। इज दैट ओके? सो आर वी रेडी? हियर वी गो। इधर आ रहे। चलो अभी शुरू करते हैं। हेडिंग लिखिए वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटी। कौन सी कौन सी कौन सी कौन सी कौन सी कौन सी? होमवर्क में कोई क्वेरी बेटा? बोलो क्या क्वेरी? 12th वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, बिल्कुल सही जवाब। उसमें कंक्लूजन में जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो वैल्यूड है 15 लाख एट 31 मार्च 2020 लिखा हुआ है, पर वो तो पूछा ही नहीं था क्वेश्चन में। पूछा है कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 15 एज पर द प्रोविजन ऑफ एएस 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट हाउ द अबव इन्वेस्टमेंट विल बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 20 का लिखा है। अरे वो 20 का प्रिंटिंग मिस्टेक होगा रे। 15 लाख भी नहीं आएगा, आंसर तो 7.5 लाख है। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है वो। हमारे वो एक है, एक आदमी हमारे यहाँ पर, वो कर देता है ऐसा और उसको ऐसा लगता है कि किसी को पता नहीं चलता ऐसा। सो तुम्हारे हिसाब से 7,50,000 होना चाहिए। जो एक लास्ट लाइन है वहां पर उसने वो कट कॉपी पेस्ट किया, गधेड़े को कट कॉपी पेस्ट नहीं आता है, तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, यस, थैंक यू सो मच फॉर दिस। पढ़ाई कर रहा है मेरा रसगुल्ला। बाकी के बच्चे कमीनो पढ़ाई नहीं करे हो। हाँ, डायरेक्ट रिजल्ट चाहिए है। यस, हियर वी गो एंड राइट डाउन द हेडिंग वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटी। ये वो नीचे से बंद कर रहे, बंद है कि चालू है? हाँ ठीक है। वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटी। सो लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट कि कल हमने देखा था फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी। जो कल हमने देखा था फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी, उसके अंदर मैंने कुछ शॉर्टकट्स आपको दिए थे। व्हेन ड्यू डेट इज नॉट इक्वल टू ईयर एंड एंड देयर इज ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, देयर विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट। फिर मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया कि जब परचेस होगा तब डेबिट साइड में होगा, जब सेल होगा तब क्रेडिट साइड में होगा। एग्रीड? इंटरेस्ट रिसीव्ड जो होगा वो इंटरेस्ट कॉलम में लिखा जाएगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब कभी भी आपको एक्स इंटरेस्ट और इंटरेस्ट निकालना होता है तो उसके लिए शॉर्टकट ये है। क्या शॉर्टकट है? फ्रॉम द लास्ट ड्यू डेट टू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। और ड्यू डेट के दिन जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या शॉर्टकट हुआ? लास्ट ड्यू डेट टू करंट ड्यू डेट। जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हम किससे निकालते हैं? फीफो से। जब कभी भी सेल होगा तो उसमें काला बाबा होता है और आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? प्रॉफिट और लॉस। एप्रिशिएट दिस। सो विद दिस और एक कोई कॉन्सेप्ट था उसके अंदर, ब्रोकरेज वगैरह जो होता है, इन केस ऑफ परचेस इट इज एडेड एंड इन केस ऑफ सेल इट इज सब्सट्रैक्टेड। और मैंने और एक चीज बताई थी कि गधेड़े बच्चों कल तुमने बहुत जान खाई थी मेरी। एक्स इंटरेस्ट प्लस एक्रूड इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट? कम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का माइनस नहीं होता सेल में। कल बाप रे बाप मेरे को डर लग गया था बहुत। अरे भाई कौन बोल रहा है? ऋतिक राज यार, 100% सभी बच्चों को जा चुके हैं। और अगर नहीं है तो मैं तुमको एक नंबर देता हूं, ये देख लो, सुन लो। जिन्होंने ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स मेरे साथ किया है, आपके रिकॉर्ड्स अगर हमारे पास है तो यू विल गेट दोज एडिशनल लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अभी भी बता रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये एसपीसी की वेबसाइट पर अपलोड कर मैंने मेरे स्टाफ को बोला करने के लिए। ऐसा हुआ है राइट? ओके, तू पूछ लिया ना। वो यूट्यूब पर नहीं रहेगा बट आपके ऐप में आपको दिखेंगे। और अगर नहीं दिख रहा है तो यू कैन कॉल दिस नंबर एंड यू कैन टेल देम
कि मुझे नहीं दिख रहा है, ये मेरे टीम का पर्सनल नंबर है, इस पर कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको गाइड कर देंगे कैसा है, ठीक है। जबरदस्ती फोन मत करना, ना लगो मुझे आपकी याद आ रही है फोन कर, नहीं ऐसा मत कुछ करना। चलो सुनते हैं, मैं आपको बता रहा हूं वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटी होते हैं शेयर्स, शेयर्स पर मिलता है डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर होता है। डिविडेंड आप जब डे 1 को बाय करते हो शेयर, तब पता नहीं होता डिविडेंड कितना दिया जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं 8% डिवेंचर बोलूं तो आपको पता है कि 8% इंटरेस्ट मिलेगा, बट फिर मैं पूछूं टीसीएस कितना डिविडेंड देंगी, नहीं पता आपको। मैं बोलूंगा सुजलॉन कितना डिविडेंड देगी, नहीं पता। टाटा मोटर्स कितना डिविडेंड देंगी, नहीं पता। डिविडेंड ये जो है ये फिक्स नहीं होता, ये वेरिएबल होता है, इट कीप्स चेंजिंग। और आपको आइडिया ही नहीं कि डिविडेंड मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, बिकॉज डिविडेंड इज नॉट गारंटीड। शेयर्स आर लाइक ओनर्स, शेयर होल्डर्स आर लाइक व्हाट, ओनर्स। सो ओनर्स को प्रॉफिट्स इज नॉट गारंटीड, तो उसको डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गारंटीड नहीं होता। अब यहीं पर पूरा मसला और चक्कर है, तो जरा ध्यान से सुनते हैं। एक गाय है, ठीक है, और उसकी जुड़वा बहन है, आई एम सॉरी यार, ये उसकी जुड़वा बहन इधर, ठीक है, ये 20,000 की है, लो 25,000। इसका नाम है रमा और इसका नाम है शमा, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूं शमा कितने की है, बेस्ट है, एकदम कॉमन सेंस लॉजिक। बट मैं अभी आपको बता रहा हूं ये प्रेग्नेंट है, 50,000 ऐसे डायरेक्ट नहीं होता। अब शमा कितने की है, 35,000, एग्रीड। अब मुझे एक बात बताओ, जो बच्चा होगा या जो काफ होगा वो डिपेंड करता होगा कि नहीं होगा, और देयर आर एन नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। आप गारंटेड नहीं बोल सकते। है कोई बच्चा इधर बैठा हुआ जो बोले गारंटेड हो गई, नहीं बोल सकते तुम, गारंटेड नहीं। ये पता है कि प्रेग्नेंट है, बेनिफिट मिल सकता है, बट आप गारंटेड नहीं बोल सकते। बट मैं आपको पूछ रहा हूं फिर भी आप प्राइस बढ़ा रहे हो ना, तो मुझे बताओ इसमें प्राइस एक की है कि दो चीजों की है, एक काफ और एक काऊ की। अबे जब एक किसान आदमी इतनी सी चीज को समझ जाता है तो तुम गधेड़े हो क्या, तुमको नहीं समझ में आएगी। अगर कोई कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो तुम्हें क्या लग रहा है, आपको नहीं लगता कि उस प्रॉफिट को अपने ओनर्स को बांटेगी। एडवांस टैक्स के रिटर्न्स भरे जाते हैं क्वार्टरली, ये डिटेल्स पब्लिक हो सकती है, यस और नो। क्वार्टरली आपके रिजल्ट्स आते हैं, भले एनुअल डिविडेंड साल के एंड में दिया जाता होगा, साल खत्म होने के बाद में, बट जो आदमी बेचने वाला होगा उसको इतनी तो समझ होगी, वो रैशनल पर्सन, इकोनॉमिक्स आपने भी पढ़ा है, धंधा व्यवसाय रैशनल पर्सन लोग करते, तो उनको आइडिया तो होगी कि भाई साहब ये कंपनी डिविडेंड देगी। तो जब प्रॉफिट कमाते तो आपने देखा होगा शेयर के भाव बढ़ते, क्यों बढ़ते, क्योंकि उस शेयर की वैल्यू इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वो प्रॉफिट आपको भी तो मिलेंगे ना, आप ओनर हो, सही और नो। सो राजा बेटा जी एक ऐसी मान्यता है जो AS 13 बोलता है, मेरे पर भरोसा मत रखो। AS 13 ये बोलता है कि whenever there is a pre-acquisition dividend, which dividend? Pre-acquisition dividend. So let's understand this concept, pre-acquisition कैसे। तो बेटा जी अगर मान लो मैं ये ईयर लिखूं 23-24 में आप व्यवसाय करेंगे, बिजनेस करेंगे, आप प्रॉफिट कमाएंगे, बट इसका डिविडेंड डिक्लेयर होगा एक्सक्यूज मी, AGM में डिविडेंड कब डिक्लेयर होता है? सो जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो इट इज डिक्लेयर्ड फॉर द लास्ट ईयर, सर। द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड नॉट फॉर द करंट ईयर। जो करंट ईयर का करंट ईयर में डिक्लेयर होता है उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। फाइनल डिविडेंड इज जनरली डिक्लेयर्ड फॉर लास्ट ईयर। अब अगर कोई व्यक्ति ने शेयर इधर खरीदा, परचेस किया, एग्रीड। सो बेटा जी क्योंकि वो AGM के दिन शेयर होल्डर है तो उसको भी पिछले साल का डिविडेंड मिल जाएगा, हाँ या ना? क्या बात समझ आती है? AGM के दिन जो जो व्यक्ति लोग शेयर होल्डर रहेंगे, आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा रिकॉर्ड डेट इन कंपनी लॉ। सो रिकॉर्ड डेट के दिन जो भी व्यक्ति ओनर रहता है शेयर्स का, उसको बोनस मिल जाता है, उसको डिविडेंड मिल जाता है, जो भी चीजें बेनिफिट्स होती है शेयर्स के साथ उसको मिल जाती है अगर रिकॉर्ड डेट के दिन वो ओनर है तो, यस और नो? ए रसगुल्ले बच्चों, तो इस व्यक्ति को डिविडेंड मिल रहा है कौन से पीरियड के लिए? जब वो ओनर था ही नहीं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। पिछले साल वो था ही नहीं, बट डिविडेंड कौन से साल के लिए मिल रहा है? पिछले साल के लिए। तो इस डिविडेंड को हम क्या बोलते हैं? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति ने इनको बेचा होगा वो रैशनल पर्सन था और उसको आइडिया थी कि इस पर डिविडेंड मिलने वाला है, तो इसने ऑलरेडी प्राइस को इन्फ्लेट कर बेचा, एग्रीड। जैसे हम जब काउ की एंट्री करेंगे तब एंट्री क्या करेंगे? काउ टू कैश,
35 हाँ या नहीं? बट जब काफ हो जाएगा तब हम एंट्री क्या करेंगे? काफ टू काउ कितना? 10,000 मतलब हमने क्या किया, जो बेनिफिट था वो काउ की कॉस्ट में से रिड्यूस किया, हाँ या नहीं? उसी तरीके से जब प्री एक्विजिशन डिविडेंड होगा, मैंने क्या लिखा? प्री एक्विजिशन डिविडेंड होगा, उसकी एंट्री सुन लीजिए सर जी। एंट्री आती है कैश ऑब्लिक बैंक टू इन्वेस्टमेंट, मतलब ये डिविडेंड कॉलम में नहीं जाएगा, ये कहां जाएगा? इन्वेस्टमेंट कॉलम में। से यस और नो? इसको क्या बोलते हैं हम? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। बेटा जी अगर वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटी का क्वेश्चन आया तो ये कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा। इसके लिए ट्रिक दे देता हूं, ट्रिक सुन लो। बेटा जी अगर आपके पास करंट ईयर में परचेस किए हुए शेयर्स है और डिविडेंड मिल रहा है पिछले साल के लिए, तो वो डिविडेंड प्री एक्विजिशन है। यू परचेस्ड इन द करंट ईयर बट यू आर रिसीविंग डिविडेंड फॉर द लास्ट ईयर। अब परचेस डेट तो पता चल जाएगी। व्हेन यू आर रिसीविंग डिविडेंड फॉर द लास्ट ईयर इट इज अ प्री एक्विजिशन डिविडेंड, और वो डिविडेंड विल गो इन व्हाट कॉलम? कॉस्ट कॉलम, इन्वेस्टमेंट कॉलम। इज दैट ओके? बट अगर मान लो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है, मतलब आपके पास शेयर्स आपके बाप दादाओं के समय से है, यू आर होल्डिंग दो शेयर्स फॉर लास्ट 10 years, यू आर होल्डिंग दो शेयर्स एवरी ईयर। उस केस में जो 12th में सुंदर टीचर ने एंट्री सिखाई थी वही है कैश ऑब्लिक बैंक टू डिविडेंड। उसको क्या बोलते हैं? पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। सो व्हेन द डिविडेंड इज रिसीव्ड ऑन ओपनिंग बैलेंस, बोलो एक बार, व्हेन डिविडेंड इज रिसीव्ड ऑन ओपनिंग बैलेंस इट विल गो इन व्हाट? डिविडेंड, दैट इज P&L अकाउंट। ट्रिक सिंपल है। ओपनिंग बैलेंस पर डिविडेंड मिला, P&L, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस पर डिविडेंड मिला मतलब लास्ट ईयर के लिए मिल रहा है, और ओपनिंग बैलेंस भी कहां से है? लास्ट ईयर से, मतलब आप लास्ट ईयर में ओनर थे। यस और नो? सो परचेसेस पर लास्ट ईयर का डिविडेंड मिल रहा है, प्री एक्विजिशन इन्वेस्टमेंट कॉलम। और अगर ओपनिंग बैलेंस पर डिविडेंड मिल रहा है तो कौन से कॉलम में जाएगा? डिविडेंड कॉलम। से यस। सो राजा बेटा जी मैं ट्रिक बता देता हूं। ऑन करंट ईयर परचेस डिविडेंड फॉर लास्ट ईयर, ऑन करंट ईयर परचेस डिविडेंड फॉर लास्ट ईयर, इन्वेस्टमेंट कॉलम। ओके। दूसरा ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट डिविडेंड फॉर लास्ट ईयर इन P&L, दैट इज डिविडेंड कॉलम। से यस। और शक्तिमान, अच्छा ये लिख लिया क्या तुमने? चलो फुर्ती से लिखो ये, फिर मैं एक लास्ट लाइन लिख कर देता हूं इसमें। Shall I proceed? Okay. Always remember, dividend will not come on debit side. डेबिट साइड में डिविडेंड कभी नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। इंटरेस्ट डेबिट साइड में आया था कल, बट सेम लॉजिक डज नॉट अप्लाई टू व्हाट? डिविडेंड। कम्स अ क्वेश्चन व्हाई? बिकॉज इंटरेस्ट एक्रू होता है डे टू डे बेसिस पर, डिविडेंड डज नॉट एक्रू। लॉटरी एक्रू होती है क्या? लॉटरी विनिंग्स एक्रू होती है क्या? नहीं। रेंट एक्रू होता है, रेंट डे टू डे बेसिस पर एक्रू होता है। बट अगर आप बोलेंगे लॉटरी विनिंग एक्रू होती, गधे हो तुम। लॉटरी विनिंग डजंट फॉलो एक्रूअल कॉन्सेप्ट, मतलब एक्रू नहीं होता डे टू डे बेसिस पर। सिमिलरली डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद में वो डिविडेंड होता है, आप पहले से नहीं बता सकते कि वो एक्रू हो रहा है, और एक्रू नहीं हो रहा है तो डेबिट साइड में नहीं आएगा। कल हम ये क्यों बोल रहे थे कि डेबिट साइड में आएगा? क्योंकि हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट अक्रू हो रहा था, और अक्रू हो रहा था तो जिस व्यक्ति ने हमें बेचा है उसको कितना इंटरेस्ट दिया और कितना कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया कल ही पता था हमें, आज नहीं पता है। तो इसलिए डेबिट साइड में कभी नहीं आएगा। डिविडेंड कैन ओनली कम ऑन व्हाट साइड? क्रेडिट साइड। और डिविडेंड के दो ही ट्रीटमेंट है, तो दो ट्रीटमेंट कौन से डिविडेंड के अगर मैं फाइनलाइज कर दूं तो? एक प्री एक्विजिशन डिविडेंड,
प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ये कहां पे जाएगा? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट कॉलम में, या ठीक है इन्वेस्टमेंट कॉलम लिख देता हूं, ओके, इन्वेस्टमेंट कॉलम, दैट इज द एंट्री इज कैश ऑब्लिक बैंक टू इन्वेस्टमेंट। और दूसरा वाला है पोस्ट एक्विजिशन, ये कहां जाएगा? पी एंड एल, दैट इज कैन आई नॉट से डिविडेंड कॉलम? वेरी गुड, डिविडेंड कॉलम। अच्छा, इसके अंदर और एक बात, खास बात, इंटरिम डिविडेंड रहा। इंटरिम डिविडेंड मतलब करंट ईयर का करंट ईयर में डिविडेंड मिलना, करंट ईयर का करंट ईयर में डिविडेंड मिलना, तो वो कहां जाएगा? पी एंड एल, सेस जनरली बाय एंड लार्ज पी एंड एल में जाएगा। शैल आई प्रोसीड नाउ? नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, आफ्टर द डिविडेंड लेट मी गिव यू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बोनस शेयर्स। bonus shares, okay? My dear students, when I talk about the bonus shares, remember that bonus shares are those shares which are issued free of cost. उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता, उसको कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स इस नाम से भी संबोधित किया जाता है। बोनस शेयर्स के लिए ट्रिक सुन लीजिए, यह हमेशा आएगा डेबिट साइड में, बट कॉस्ट कॉलम में कुछ नहीं आ सकता। तुम पूछेंगे डेबिट साइड में क्यों? क्योंकि बोनस आपको रिसीव होते हैं, तो रिसीव होगा तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट को डेबिट बैलेंस होता है, जो भी कोई चीज रिसीव होगी या परचेस होगा डेबिट साइड में आएगा। सो बोनस विल बी ऑलवेज ऑन डेबिट साइड, nil in cost column, only give effect in quantity और फेस वैल्यू। मतलब फेस वैल्यू को बढ़ा दीजिए या क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए। आगे बढ़ जाए, ये कौन से चीज के बारे में हो गया? बोनस शेयर्स। देखो इसमें आएंगे क्या क्या बताएंगे तुम्हें, एक आएगा ओपनिंग बैलेंस, एक आएगा परचेसेस और दूसरा आएगा बोनस शेयर। बोनस शेयर पर डिविडेंड नहीं मिलता लास्ट ईयर का, बोनस शेयर्स पर डिविडेंड नहीं मिलता लास्ट ईयर का। कम से क्वेश्चन हुआ है क्योंकि वो पिछले साल बुक्स में थे ही नहीं। जो कोई भी फ्रेश इश्यू होगा कंपनी द्वारा, उस पर डिविडेंड कैसे देगी कंपनी? कंपनी डिविडेंड उसी शेयर्स पर दे सकती है ना जो पिछले साल मौजूद थे। जरा ध्यान से सुनना, मैंने शेयर्स परचेस करे किससे? दूसरे शेयर होल्डर से, उस पर डिविडेंड मिलेगा? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि वो कंपनी के बुक्स में तो था ना, मेरे पास नहीं था, किसी और के पास था। बट बोनस शेयर कौन इश्यू करती है? कंपनी इश्यू करती है, उस पर डिविडेंड मिलेगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर में वो शेयर कंपनी के बुक्स में था ही नहीं, जो कंपनी के बुक्स में है ही नहीं, उस पर डिविडेंड कैसे मिलेगा? यस और नो? तो जितना आइटम कंपनी के बुक्स में रहेगा उसी के ऊपर डिविडेंड मिलेगा। जनरली बोनस शेयर्स पर डिविडेंड या फ्रेश इश्यू पर डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो इधर एक ट्रिक लिख देता हूं, फ्रेश इश्यू वर्ड है बेटा, फ्रेश परचेसेस नहीं। फ्रेश इश्यू बाय कंपनी का मतलब क्या है? कंपनी ही इश्यू कर रही है। परचेस मतलब क्या? हम दूसरे शेयर होल्डर से बाय कर रहे हैं। यस सर? जनरली डिविडेंड फॉर लास्ट ईयर, नहीं जनरली नको, मैं जनरली वर्ड निकाल देता हूं। डिविडेंड फॉर लास्ट ईयर विल नॉट बी गिवन ऑन बोनस शेयर्स। बेटा मैंने लास्ट ईयर को अंडरलाइन किया, इंटरिम डिविडेंड मिल सकता है, इंटरिम डिविडेंड मिल सकता है। से यस और नो? Now let's go ahead and write about something called as right shares. Which shares? I'm sure आपने लॉ में पढ़ा होगा राइट शेयर्स क्या होता है। जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं और कंपनी को फ्रेश इश्यू करना होता है, सो व्हाट दे डू इज दे गिव यू द राइट टू बाय द शेयर्स एट द सेम प्राइस और जनरली एट अ लोअर प्राइस। अगर आपने लॉ देखा होगा तो इट इज जनरली एट अ लोअर प्राइस। सो राइट का मतलब क्या होता है? हक है, हक। तुम्हारे पापा की जायदाद पर किसका हक है नहीं तुम्हारे पास जायदाद, तुम्हारे पास अभी सिर्फ हक है, वो भी शायद निकाल ले पापा, सुधर जाओ। हक का मतलब समझते हो? हक का मतलब होता है कि दैट यू हैव अ राइट विथ यू। सो फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग अ कूपन इन माई पॉकेट और वो कूपन बोलता है कि इस कोड को यूज करने से मुझे 40% ऑफ मिलेगा। सो मेरे पास वो प्रोडक्ट नहीं है, मेरे पास एक राइट है। तुम्हारे पास है वो राइट? तुम्हारे पास राइट नहीं है, मेरे पास राइट
है. डू यू अप्रिशिएट दिस? सो अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे को तो खरीदना नहीं है. अब जब मैं दूल्हा बना था ना, तब शेरवानी खरीदी थी. वो चमन क्या बोलता है पता है क्या? दूसरी शेरवानी पर 40% ऑफ. मैं बोला ये क्या करूंगा, एक में ही बचता रहे मैं. तो मुझे शेरवानी अब नहीं चाहिए. बट जाहिर सी बात है तुम्हें शायद चाहिए होगी. अब तुम्हें चाहिए शेरवानी, तो तुम्हारे पास वो कूपन नहीं है, मेरे पास वो कूपन है, तो मेरे पास राइट है. अब उस राइट को तुम बोलोगे मुझे दे दो, तो तुम मुझे बताओ, अगर हम एक दूसरे को नहीं जानते तो मैं तुम्हें फ्री में दूंगा क्या? मैं बोलूंगा देख तेरे को बेनिफिट मिल रहा है, तू मुझे कुछ पैसे दे दे. तो दैट इज कॉल्ड अ सेल ऑफ राइट. प्लीज अंडरस्टैंड द वर्ड सेल ऑफ राइट. एंटाइटलमेंट मतलब यू आर सेलिंग दैट हक, उस राइट को बेच रहे हो आप. और राइट शेयर्स मतलब वो शेयर्स है, वो इन्वेस्टमेंट है. सही और नो? सो राजा बेटा जी, दो शब्दों को जरा ध्यान से सुनना. एक होता है राइट एंटाइटलमेंट, ओके, और एक होता है राइट शेयर्स. ओके, सो जरा ध्यान से सुनते कि क्या क्या होता है इसमें. आर वी रेडी? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. दिस इज राम, ही इज अ शेयर होल्डर, और कंपनी ने उसको बोला है कि आप 5000 शेयर्स बाय कर सकते हो एट द रेट ऑफ ₹25. मैं आपको बता दूं इसकी मार्केट वैल्यू है, मार्केट प्राइस है आज की तारीख में एट द रेट ऑफ ₹30. राम को कितने में बाय करने का ऑफर है? 25. ये राइट है, हक है उसका. बट उसके पास 25 रुपीज तो होने चाहिए ना बाय करने के लिए. तो राम के पास दो ऑप्शन है. राम हैज गॉट टू ऑप्शन. वन इज परचेस शेयर्स, दूसरा ऑप्शन रिनाउंस राइट्स. रिनाउंस राइट एंटाइटलमेंट भी बोल सकता हूं. रिनाउंस राइट एंटाइटलमेंट मतलब वो किसी और को बेच दे. मतलब जैसे मेरे पास दो ऑप्शन थे, शेरवानी मैं खुद खरीद सकता हूं या मैं उस हक को किसी और को बेच सकता हूं. अगर मान लो इस व्यक्ति ने शेयर्स को परचेस कर लिए, तो मान लो इसने परचेस किए 3000. ओके, तो ये एंट्री करेगा इन्वेस्टमेंट टू कैश ऑब्लिक बैंक, और ये अमाउंट कर देगा 3000 इंटू 25. से यस और नो? कितना आ रहा बेटा? 75,000 एंड 75,000. और ये 2000 जो है वो क्या कर सकता है? रिनाउंस. रिनाउंस कितने में किया? मान लेते उसने ₹2 में रिनाउंस कर दिया पर हेड. उसको पैसा मिला ₹2, क्योंकि बेटा दोनों के बीच में फर्क कितना है? 30 रुपीज मार्केट प्राइस है और 25 में इसको मिल रहा है. तो इसने क्या बोला? ₹2 में तेरे को दे रहा हूं. सामने वाले आदमी को कितने में मिला? 27, because he had to pay 25 to the company and ₹2 he has paid to what? Ram. So can I not say यहां पर एंट्री आएगी कैश ऑब्लिक बैंक टू सेल ऑफ राइट. नाउ सेल ऑफ राइट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कहीं नहीं जाता है, यह जाता है P&L अकाउंट में. बोलो कहां जाता है? P&L अकाउंट. तो ये कितना आएगा? 2000 इंटू 2 4000. बट बेटा जी इसके अंदर एक काला बाबा है. कौन सा बाबा है? काला बाबा है इसके अंदर, वो बताता हूं. अब ये राम से परचेस किया रावण ने. ओके, ये जो किसने परचेस किया सेल ऑफ राइट का? रावण. सो तुम्हें पता है रावण एंट्री क्या करेगा उसकी? इन्वेस्टमेंट टू कैश ऑब्लिक बैंक. आई विल राइट डाउन 2000 इंटू 27. ओ पाजी ये समझे कि नहीं? 2000 इंटू 27 कितना आएगा? 54,000. 54,000 हैप्पी. ये एमसीक्यू में आ सकता है कि रावण के लिए कॉस्ट कितनी है. रावण के लिए कॉस्ट इज नॉट 25, इट इज 25 प्लस 2, इट इज 27. डू यू ऑल अप्रिशिएट दिस? रसगुल्लो किसी को लिखने का ये बी फुर्तीज. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा. हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासु. साहब आप क्यों नहीं लिखते हो? भाई मेरे क्लास में डेमो नहीं चलता.
नोट्स वोट सब मिल जाएंगे भाई, बट लिखना पड़ता है, ऐसे खाली नहीं बैठ सकते तुम। मतलब ये क्लास में ध्यान रख लेना, मेरे को एक बच्चा रहा या नहीं रहा मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्लास डिसिप्लिन से ही चलेगी। बराबर है कि नहीं सर? तुम पास होंगे तो तुम्हारे माँ बाप दुआएं देंगे, तुम भी देते फिर, ऐसा सबको बर्बाद कर देगा मैं। आज तुमको एक पास होने की ट्रिक बताता है। बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। और ऐसा लगता है कि ये ट्रिक आपको किसी ने बताई नहीं होगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये ट्रिक ही सिर्फ काम करेगी, बट इन समेशन टू अदर थिंग्स दिस ट्रिक हैज टू बी देयर। आर यू देयर? सो मुझे पता नहीं मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, क्योंकि शायद तुम मेरा मजाक उड़ा सकते हो कि बोले येड़ा है साला, कुछ भी बड़बड़ करता है। बट मैं वही बोल सकता हूं जो मुझे फील हुआ, और फीलिंग ऐसी चीज है आपको कुछ भी फील हो सकता है, तो उसके लिए आप मेरे को जस्टिफाई नहीं कर सकते ऐसे कैसे फील हुआ हुआ, अब क्या करेंगे, हो गया तो हो गया। बात ऐसी है सर, आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या क्या करना है, ये सब चीजें आपको यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप देख लेना, वो चीज जरूरी है। बट एक और चीज उसके साथ होना बहुत जरूरी है, और वो है आपके अच्छे काम। मेरा भरोसा मानो, पहले मुझे लगता था ऐसा कुछ नहीं है, बट 100% कोरिलेशन है। मतलब एक आध बार सीए नहीं बने तो चलता है मेरे हिसाब से, बट आदमी के कर्म या जो उसके काम है वो बहुत अच्छे होने चाहिए। तुम बोलेंगे सर हम अच्छे काम कैसे करें, कोई टेंशन नहीं है। व्हेन यू थिंक गुड अबाउट योरसेल्फ आल्सो, इट्स अ गुड वर्क यू आर डूइंग। इट वाज प्रूवन इन अ जापानीज एक्सपेरिमेंट्स दैट every single word which you utter has got power in them. Every single action which you take has got a power in them. So whenever you give good thoughts to this world also, when you think good about this world also, naturally become a normal great person. I mean, you attract so many things. I mean, I'll tell you the reason why. I've seen so many uneducated people now in my life who are doing fantastic. They are not CAs, they are just simply uneducated people. But when you look at their other activities, you very simply realize that they are doing so many good deeds, not with money, but when there was nothing, still they were doing the good things. To give you a small example, there is a female in the South India, she is an Adivasi, and if you ever get a chance, she got a president award. The kind of clothes she comes in, and I'll tell you, everyone who is sitting here is in the better clothing than her. But she cultivated the whole mountain and converted into the barren land into the forest. She had no intention of getting anything back, but she kept on giving it. There are so many people I have seen that they did not have great coaching or whatever XYZ things, right? But then they gave everything to the studies, or they gave everything to the sports, and miraculously they are different. I mean, education system was invented later on, right? Education system was invented later on, it cannot be first. This degree system was invented later on. The first and the paramount importance thing is how you think, what you think. Does gratitude flow out of you? आप अच्छे काम करते हो क्या? वो अच्छे काम हमेशा करते रहना। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि मस्ती मत करो, मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि आप किसी को चिढ़ाओ मत, सब करो बे, वो तो तुम्हारी उम्र का लहजा है, वो तो करना ही है, बट साथ साथ अच्छे काम करते रहना। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है, फिजिकल ताकत नहीं है, ओके, कीप पासिंग ऑन गुड थॉट्स फॉर दिस वर्ल्ड, ट्रस्ट मी, इट वर्क्स फैंटास्टिक। I mean, this is what I have experienced in my life, that when you start expressing gratitude towards this mother earth or nature or universe, then you become at ease with yourself, and then things are, मतलब ये इसलिए मत करना कि तुमको रिजल्ट चाहिए, ये इसलिए करना क्योंकि आपका स्वरूप वो है।
दो लोग अगर हम कंपेयर करेंगे, एक दानव और एक देव, तो दानव क्या करते हैं? छीनते हैं। देव क्या करते हैं? देते हैं। आप किसी भी धर्म में देख लो, कहीं पर भी। सो आपका स्वरूप क्या है? यू आर सपोज टू गिव, सो कीप गिविंग वट एवर यू हैव, डोंट गिव शिट थिंग्स। सो इफ यू गिव शिट यू विल गेट बैक शिट। मुझ पर भरोसा नहीं है, काम कर लो, किसी पर फूल बरसाओ, मे बी यू विल गेट फ्लावर्स इन रिटर्न, या किसी पर गोबर फेंको, सी व्हाट यू गेट। इट इज एज सिंपल एज दैट। दिस आई मीन यू कैन ट्राई विद द फेलो पीपल, राइट? किसी के लिए अच्छा काम करो, देखो वो क्या करता है आपके प्रति, ये सिंपल सा तरीका। तो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़े से अच्छे काम किया करो। मतलब ये कुछ कुछ बच्चों को है ना, मैं ऐसा ऑफिस में बैठा बैठा ऐसा स्तब्ध रह जाता हूं कि उसने पढ़ाई लिखाई करी है, मेरे को पता है। मैं उसको बोल दूं तूने पढ़ा लिखा नहीं है, तो मैं गधेड़ा हूं। मैं कुछ भी उसको घुमा रहा हूं, फिरा रहा हूं, बोल रहा हूं, कर रहा हूं। मेरे लाइफ के कुछ एक से एक ऐसे एग्जाम्पल्स है। एक आदमी है मेरे पास, उसने मेरे को बोला कि ऐसा ऐसा मैं पेपर लिख रहा हूं, कर रहा हूं। तो देन मेरे को थोड़ा सा साइकोलॉजी का हैंडराइटिंग एनालिसिस आती है, तो मैंने देखा, तो मेरे को तुझे ज्यादा पढ़ना नहीं है अभी, तुझे बस ये काम करना है। और वो किसी के रेफरेंस आया था, मेरे वाइफ के वहां से किसी के रेफरेंस आया था। तो उन्होंने गाली गलौज देकर बोला कि कैसा आदमी है भाई, कुछ भी बोलता है, ऐसा कोई होता है क्या पास? फिर यू वोंट बिलीव मी, नेक्स्ट अटेम्प्ट ही कॉल्ड मी अप कि बोला मेरे को भरोसा तो नहीं था, मैंने कर दिया पर जो आपने बोला वो, और मैं पास हो गया। दिस हैपेंड। और मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी कसम खा के बता रहा हूं, ऐसा होता है। कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ है भाई। नहीं तो अगर सिर्फ पैसा कमाने वाली चीज रहती ना, तो हम सिर्फ उन्हीं को याद करते रहते जिन्होंने पैसा कमाकर बड़े हो गए वो लोग। बट आज हम उनको नहीं पूछते, हम उनको पूछते हैं जो फकीर थे, जो कुछ अच्छी चीज बताकर चले गए। मंदिर किसके बने ये मैंने देखा, तो बता रहा हूं। तो अच्छा काम मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। सीए से भी ज्यादा मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। ताकि अपनी अपनी इच्छा है, सीरियस रहो, आईसीयू में जाओ। आर वी नाउ रेडी? हाँ, ऐसे हंसते रहा करो, अच्छे रहते हो। ऐसा लगता है साला गई मेरी किडनी। मैं आपको ये बता रहा था कि बोनस के बारे में उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं रहता है, राइट? फिर मैंने आपको सेल ऑफ राइट के बारे में बताया कि जो एंटाइटलमेंट सेल होते हैं वो P&L में जाता है। राइट शेयर्स को परचेस किया तो वो डेबिट साइड में इन्वेस्टमेंट में जाएगा। और किसी व्यक्ति ने राइट एंटाइटलमेंट खरीदे, राइट एंटाइटलमेंट खरीद के फिर शेयर्स को बाय किया, तो दोनों कॉस्ट ऐड हो जाती है। बट मैंने आपको इसमें बताया, इसमें एक काला बाबा है जब वो P&L में नहीं जाता है, सेल ऑफ राइट एंटाइटलमेंट। इज दैट ओके? अच्छा, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स जो है वो वैक पर जनरली होता है। किस पर? वैक पर। कल की अगर आपको बात याद दिलाऊं तो करंट इन्वेस्टमेंट जो होता है इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच आर इज लोअर। और अगर आपको मैं बताऊं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट अनलेस देयर इज अ परमानेंट रिडक्शन इट्स वैल्यू। ये कल हमने डिस्कस किया था। अभी आज हम एक काम करते हैं, एक सुपर डुपर फॉर्मेट में इसको पूरा ढाल लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो ले लेते हैं। मैंने क्या लिखा है इसके अंदर? फॉर्मेट ऑफ what? Format of what? Variable income bearing security. बेटा आज अगर आपको एक बात बोलूं कि मैं इधर फेस वैल्यू नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? क्वांटिटी लिखूंगा, क्योंकि उससे प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी हो जाता। तो मैं लिखूंगा डेट, पर्टिकुलर्स, ओके। फिर मैं इधर लिखूंगा क्वांटिटी या नंबर, ओके। और फिर मैं लिखूंगा डिविडेंड, और फिर अमाउंट, फिर लिखूंगा डेट, पर्टिकुलर्स, फिर इधर लिखूंगा क्वांटिटी, फिर लिखूंगा डिविडेंड, और फिर अमाउंट। ठीक है बेटा? आर वी रेडी नाउ? सो पूरी क्लास का ध्यान इधर। अभी पहले मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है। लेट्स टेक एन एग्जांपल 1123 टू ओपनिंग बैलेंस, ओके। क्वांटिटी और अमाउंट में जाएगा। फिर मैंने क्या किया? 1523 मैंने परचेस किया टू कैश ऑब्लिक बैंक। ये किससे बाय किया बेटा जी? मैंने, कंपनी ने इश्यू नहीं किया, मैंने किसी बाहर वाले व्यक्ति से बाय किया। तो मतलब ये कंपनी के बुक्स में तो थे। तो राजा बेटा जी मैंने क्वांटिटी में लिखा और फिर क्या लिखा? अमाउंट।
फिर राजा बेटा जी मैंने बोला 1623 को मुझे मिला 2 बोनस। कैश कभी नहीं लिखना क्योंकि बोनस के लिए कोई कैश नहीं जाती, तो ये जाएगा क्वांटिटी में, अमाउंट में कभी कुछ नहीं जाएगा। एग्रीड। फिर राजा बेटा जी मैंने 1723 को लिखा 2 राइट शेयर्स। राइट शेयर्स का भी कैश ऑब्लिक बैंक ही लिखते बेटा हम, कैश ऑब्लिक बैंक, और इन द ब्रैकेट लिखूंगा राइट शेयर्स। सो राइट शेयर्स बेटा जी आएगा क्वांटिटी में और अमाउंट में भी। एग्रीड। अब जरा ध्यान से देखो, पहला वाला जो आइटम है इस पर क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा डी। कैश ऑब्लिक बैंक जो दूसरे शेयर होल्डर से बाय किया उस पर भी क्या मिलेगा, डिविडेंड डी। बट जो बोनस है उस पर डिविडेंड नहीं मिलेगा, फाइनल डिविडेंड नहीं मिलेगा पिछले साल का, क्योंकि पिछले साल कंपनी की बुक्स में बोनस शेयर्स थे ही नहीं। और राइट शेयर्स भी इसी साल इश्यू किए गए तो उस पर भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर मान लो डिविडेंड मिलता है 1923 को और मैं लिखता हूं बाय कैश ऑब्लिक बैंक, और ये किसका लिख रहा हूं बेटा जी, डिविडेंड का। जो मेरा ओपनिंग बैलेंस है उसका डिविडेंड जाएगा डिविडेंड कॉलम में, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस कहां से आ रहा है, पिछले साल से, और पिछले साल के लिए डिविडेंड मिल रहा है तो वो इनकम है, यस और नो। बट जो करंट ईयर में बाय कर रहा हूं मैं और उसके ऊपर डिविडेंड मिल रहा हूं, तो जिस व्यक्ति ने मुझे बेचा होगा वो आदमी रैशनल था, और AS 13 बोलता है कि वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। और प्री एक्विजिशन डिविडेंड आप कौन से कॉलम में लिखोगे, अमाउंट कॉलम में। ध्यान से सुनना, ये कॉस्ट गलत थी आपकी, गाय की कॉस्ट कभी थी नहीं 35,000, वो 25,000 ही थी, 25,000 ही थी। 10,000 आपने उस बेबी के दिए थे, यस और नो, काफ के दिए थे। सो इन द सिमिलर लॉजिक माय डियर फ्रेंड, यहां पर जो प्राइस पेड है, लेट्स अज्यूम दैट दिस इज कॉल्ड एज बी। ये प्राइस बी कॉस्ट है ही नहीं, अगर आपको कभी कॉस्ट चाहिए होगी तो इट इज बी माइनस सी, यस और नो। अगर आपको जो सेकेंड लेवल पर परचेस किया गया बी उसकी कॉस्ट चाहिए तो उसका प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या करोगे आप, लेस। ये किसमें, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट में वैक निकालते हो, काम देना है आपको, समझे नहीं समझे। सो प्री एक्विजिशन डिविडेंड कहां पे जाता है, अमाउंट कॉलम में जाता है, और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड कहां जाता है, डिविडेंड कॉलम में जाता है। और जब आप वैक निकालोगे तब ध्यान रखना कि आपको सभी की एवरेज लेनी है, बट एवरेज लेते वक्त मान लो इसको मैं बोलूंगा ए बी डी ई, तो ऐसा नहीं होगा ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई डिवाइड बाय क्वांटिटी, नो, इट इज ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी प्लस ई, यस सर, नो। ये बात ध्यान रखना। और बेटा जी जब जब सेल करोगे तब तब क्या करोगे, उसमें काला बाबा होता है ना, 11023 को क्या किया, सेल बाय कैश ऑब्लिक बैंक, इसको क्या बोलेंगे, सेल। बेटा सेल होते ही क्या मिलता है आपको, प्रॉफिट मिलता है क्या। सो प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड में, लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड में, और लास्ट में क्या आएगा, 11023 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सेस बेटा बस कुछ नहीं है इसके अंदर, अब हम खत्म कर देंगे प्रॉब्लम्स को, लिख कर ले लो इतना, फिर करेंगे हम। हे उड़ी उड़ी उड़ी, हे हरी रात, पढ़ने का तरीका ये होता है बेटा कि फॉर्मेट अगर आप खुद बनाने पाए ये, तो आपका आधा हेडेक निकल जाएगा। Are we done so much? Shall we proceed now? Okay, जल्दी करो।
क्या क्या रिवर्स कर देते? जैसे अपन इनवॉइस प्राइस पे अगर नहीं नहीं, उसका कोई कॉन्सेप्ट का इधर साठगांठ नहीं है वो, मतलब उसका कोई कनेक्शन नहीं है वो। ठीक है जो तू बोल रहा है उसको रिवर्स करते हो, ठीक है, बट कोई लिंक नहीं है उस दोनों में। क्वेश्चन नंबर 3, लवकर करा ताई, लवकर करा. स्केल मारून कोण लाईन मारतंय? चलो 1421 मिस्टर कृष्णमूर्ति परचेस 1000 shares of 100 each in Telco Limited at the rate of rupees 120 each from broker who charged 2% brokerage. मुझे बताओ ब्रोकरेज ऐड होगी कि लेस होगी? यार जल्दी जल्दी बोलो, मुझे लग रहा ऐड. गुड. ही इनकर्ड 50 पैसे पर 100, मतलब 0.5%. 50 पैसे का मतलब क्या हुआ बेटा जी? 0.5% एज अ कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर स्टैंप. अच्छा मुझे बताओ स्टैंप ड्यूटी भी क्या करेंगे? ऐड. आगे ऑन 31st Jan 2022 बोनस वॉज डिक्लेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 1 फॉर एवरी 2. तो प्रत्येक 2 शेयर के लिए आप क्या करोगे? एक बोनस दोगे. बोनस कभी भी कॉस्ट कॉलम में नहीं आएगा, सिर्फ क्वांटिटी में ऐड हो जाएगा. कॉमन सेंस देखोगे तो 1000 शेयर्स थे, 1000 पर आपको बोनस मिल जाएगा 500. यस और नो? तो सिर्फ क्वांटिटी में आएगा. आगे बढ़ते. बिफोर एंड आफ्टर द रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस शेयर्स द शेयर्स वर कोटेड एट. कोटेड का मतलब होता है मार्केट प्राइस. कोटेड एज मतलब मार्केट प्राइस. अच्छा बिफोर बोनस देने के पहले मार्केट प्राइस थी 175 और बोनस मिल जाने के बाद में मार्केट प्राइस हो गई 90, क्योंकि बेनिफिट जब अटैच था उसके साथ तो 175 मार्केट प्राइस थी और जैसे वो बेनिफिट मिल गया तो उसकी मार्केट प्राइस कितनी होगी? 90. On 31st March 22, Mr. Krishnamurthy sold bonus shares to a broker who charged 2% brokerage. Now comes a question कि इस भाई साहब ने ये शेयर्स को कितने में बेचा? इस भाई साहब ने ये शेयर्स कितने में बेचा? कॉमन सेंस लगा के मुझे बताओ कौन से शेयर्स बेचे उसने? बोनस शेयर्स. अब तुम्हारे पास 2 प्राइस है, 175 और एक है 90. कितने में बेचा होगा? दो आंसर थे, दोनों दे दिए तुमने. एक 175 और एक 90. बेस्ट है. बट क्या गोमूत्र पिया अगर सुबह सुबह उठकर? इट हैज टू बी सोल्ड एट 75. कम से क्वेश्चन हुआ है आफ्टर बोनस प्राइस इज 75 90. आफ्टर बोनस द मार्केट प्राइस इज व्हाट? 90. तो बोनस शेयर बिक रहे हैं मतलब आफ्टर बोनस ही रहेगा ना. तो कितने में बिका? 90 या 90 या 175? 90. तो उधर प्राइस दी नहीं है, आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि कितने में बिका. 90 में. उन्होंने क्या बोलते? शो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर कृष्णमूर्ति हु हेल्ड द शेयर्स एज करंट असेट एंड क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विचएवर इज लोअर. तो लिखो इन द बुक्स ऑफ कृष्णमूर्ति. इन द बुक्स ऑफ कृष्णमूर्ति. कृष्णमूर्ति इन्वेस्टमेंट अकाउंट. अब बेटा मैं कल जैसा नहीं लिख रहा हूं. इन्वेस्टमेंट इन टेल्को शेयर्स लिख सकते हो. नेम ऑफ द स्क्रिप्ट टेल्को शेयर्स. एग्रीड. और फॉर द पीरियड एंडेड आप लिख सकते हो जो कुछ भी है. और जल्दी से हम एक बार फॉर्मेट बना लेते हैं. 1 2 3 1 और दूसरा था 1 1 2 3. So I'll write down date, particulars, then I'll write down number, dividend amount, फिर मैं लिखूंगा date, particular, number, dividend और amount. आप रेडी हो जाइए जल्दी से. Shall we proceed बेटू? सो कोई
ओपनिंग बैलेंस है बेटा? नो. सो लेट्स सी. आई से ऑन 1/4/21 आई राइट डाउन टू कैश ऑब्लिक बैंक. मेरी क्वांटिटी है 1000, फेस वैल्यू 100 है, उसको कहीं नहीं लिखना है. 1000 इंटू 120 इज 1,20,000. स्वीकार है बेटा? कीप गोइंग अहेड. ये गलत हो गया. गलत सॉरी. तो हम लिखते हैं फर्स्ट वर्किंग नोट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. सो मुझे लिखना है परचेस प्राइस, है ना बेटा? सो परचेस प्राइस इज 1000 इंटू 120. सो आई विल से 1,20,000. फिर देन आई विल से एड ब्रोकरेज. ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 1%, 1200 ना. एंड एड स्टैंप ड्यूटी. कैन आई नॉट से 0.5%? आई विल से 600. 2%. तो इतना रुक के क्यों बोली गुड़िया? मैं तो मुझे पता नहीं, थोबड़े से लगा ही था कैसे कुछ लोचा है. 1,23,000. सो बेटा जी 1,23,000 लिखना पड़ेगा ना इधर. आगे बढ़ते. ऑन 31/1/2002 बोनस वॉज डिक्लेयर्ड. सो बेटा जी कैन आई नॉट राइट डाउन 31/22 टू बोनस? बेटा रिमेंबर यू कैन नेवर राइट डाउन योर कैश, क्योंकि बोनस के लिए कोई कैश नहीं दी जाती. 1 फॉर एवरी 2. तो कैन आई नॉट से 500. और अमाउंट कॉल में आएगा nil. यू विल नॉट बिलीव मी, बोनस शेयर कैलकुलेशन इतना इजी है ना. इसकी वर्किंग नोट दी जाती है, और आज तक की हर एक प्रॉब्लम में एग्जामिनर ने इसकी वर्किंग नोट दी है, और अगर नहीं लिखा तो इसके मार्क्स कटेंगे. तो बोनस की वर्किंग नोट लिखो, भले ही तुम बच्चे जैसे अपीयर कर रहे हो, बट करो. बोनस शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर बोनस. मैंने लिखना है 1000. फिर बोनस शेयर्स मैंने लिखना है 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1/2. सो कैन आई नॉट से 500? यस. सो दैट्स हाउ आई गेट 500. ये वर्किंग नोट करनी है, इसलिए मैंने अभी रिवीजन बैच में भी आपको ये चीज बताई कि वर्किंग नोट आनी ही चाहिए. Now once we are done so far, let's go ahead and talk about the next part of the story. Before and after the record date, the bonus shares were quoted at 175 and 90 per share respectively. On 31st March 22, Mr. Krishnamurthy sold bonus shares to a broker who charged 2% brokerage. So can I not say 31st March 22? हाँ या ना? So boys and girls, I'll write down buy cash oblique bank. इसकी भी वर्किंग नोट होगी बेटा जी. थर्ड, सेल ऑफ शेयर्स. डोंट राइट बोनस शेयर्स, ऑलवेज राइट सेल ऑफ शेयर्स ओनली. सो कैन आई नॉट से 500 शेयर्स इंटू ₹90, 45,000 आएगा. अच्छा, ब्रोकरेज ऐड होगा कि लेस? सो ब्रोकरेज होगा लेस एट द रेट ऑफ 2%, 900. सो बेटा जी ये आएगा 44,100. सो बेटा जी ऊपर लिख देते हम 44,100. एग्रीड? सो लेट्स राइट डाउन, नंबर गए 500 और 44,100. बेटा मैंने क्या बोला, सेल जब जब होगा उसमें क्या है, काला बाबा है क्या? सो लेट्स से काला बाबा क्या है, तो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा. लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. आई वांट पिन ड्रॉप साइलेंस एंड एवरीवन्स अटेंशन हियर. आप डेबिट साइड को चेक करो. सेल के पहले हमेशा डेबिट साइड को चेक कर लेना. सेल के पहले डेबिट साइड को चेक कर लेना. तो आपके पास फर्स्ट आइटम कितने का है? इट इज 1000 मल्टीप्लाइड बाय 120, और उसमें ब्रोकरेज वगैरह ऐड करके 1,23,000 है क्या कॉस्ट?
अच्छा, कोई डिविडेंड मिला है क्या इसका? नहीं, तो इसमें माइनस कुछ नहीं होगा. एड जीरो. जीरो किसका? बोनस शेयर. उसके बाद में और कोई शेयर है नहीं. डिवाइड बाय 1500, तो आपको पर यूनिट की कॉस्ट मिली क्या? बेटा दिस इज सिंपल एवरेज विच यू हैव अंडरस्टूड, और वेटेड एवरेज यू कैन से. यस और नो? मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड? 500. सो बेटा जी 1,23,000 डिवाइड बाय 1500 into 500, 41,000. You please tell me, sir, what is the profit or loss? So I'll say profit on sale 3,100. Please write it down. बेटा प्रॉफिट ऑन सेल कहां पे आएगा? सो आई राइट डाउन 31st March 22 टू प्रॉफिट ऑन सेल. कितना आएगा बेटा? 3,100 इन द अमाउंट कॉलम. ओके, नाउ लेट्स डू द लास्ट वर्किंग नोट एंड इट इज कॉल्ड एज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट. फोर्थ वर्किंग नोट, वैल्यूएशन ऑफ investment. So valuation of investment, this is a current investment. So what is my rule? Cost or fair value, whichever is lower. So I'll write down what is the cost. So cost is again the same, my dear friend, 1,23,000 plus 0 divide by 1500 multiplied by 1000, है ना बेटा? क्योंकि 500 मैंने बेच दिए, 1000 मेरे पास बचे. So how much is that? 1,23,000 divided by 82,000. बेटा what is the market price as on 31st March 22? 90 है क्या? So can I not say market value or I can say fair value? I'll say 90 rupees into 1,000. It is how much? 90,000. So बेटा जी वैल्यूएशन कितने पर जाएगा? और आपका बैलेंसिंग फिगर भी 82,000 ही आ रहा होगा कॉस्ट पर ही. आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर. शैल वी राइट इट डाउन? सो व्हाट इज द कॉस्ट बेटू जी? व्हाट इज द 31st March 22 बाय बैलेंस कैरीड डाउन. आई विल राइट डाउन 1000 and 82,000. Happy? Italics. Rasgulle. Please come down to the question number 4. और इसको पढ़कर अभी मुझे ओरली बता दो कि कौन सा आइटम कहां कहां पे जाएगा. मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है. एक क्वेश्चन ओरली कर सकते हैं सॉल्व? सो आ जाओ, फोर्थ के पास आ जाओ. मिस्टर एक्स परचेज 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each. Of 100 each is nothing but फेस वैल्यू एट द रेट ऑफ ₹60 to 500 इंक्लूसिव ऑफ ब्रोकरेज एंड स्टैंप ड्यूटी. मतलब ब्रोकरेज और स्टैंप ड्यूटी उसके अंदर इंक्लूडेड है. अगर उस कमीने ने वापस ब्रोकरेज और स्टैंप ड्यूटी दी तो ऐड मत करना, इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड. तो ये कहां पर जाएगा? डेबिट साइड. परफेक्ट. सम इयर्स लेटर द कंपनी रिजॉल्व टू कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट एंड टू इश्यू द होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 इक्विटी बोनस शेयर फॉर एवरी शेयर हेल्ड बाय देम. सिंपल भाषा में बोलूं तो बोनस दिया है. बोनस कैसे दिया? 1 for every 2. 1 for every 2 ना बेटा? नहीं, 1 for every 1. 1 for every 1. 1:1 है. सो बेटा जी कितने बोनस देंगे? 500. कॉस्ट कॉलम में आएगा नील. आगे बढ़ते. प्रायर टू कैपिटलाइजेशन द शेयर्स ऑफ ओमेगा कंपनी लिमिटेड वर कोटेड एट 175. आफ्टर कैपिटलाइजेशन द शेयर्स वर कोटेड एट 92.5. आगे और कांड किया है. मिस्टर एक्स सोल्ड द बोनस शेयर्स रिसीव्ड एट 90 पर शेयर. तो मैं आपसे पूछता हूं कितने में बेचा उसने? 175, 92.5 या 90? भाई आपको ये बात समझना होना कि उसके बाद में मार्केट प्राइस 92.5 है. हमें उससे कोई लेना देना नहीं है. हमें इससे लेना देना है उसने एक्चुअली बेचा कितने में. जैसे मान लो गोल्ड की आज मार्केट प्राइस होगी, कोटेड प्राइस होगी 67,000, बट इसको पैसे की बहुत जरूरत है, इसने 65,000 में बेच दिया. हमें यह नहीं देखना कि क्या मार्केट प्राइस है. पिछले क्वेश्चन में कितने में बेचा है दिया नहीं, तो हमने अज्यूम किया कि कोटेड प्राइस पर ही बेचा होगा. दैट वाज 90. इन दिस केस डोंट अज्यूम 92.5.
You will sell it at what? 90 only. Is that okay? And then you will have to calculate what? Profit or loss. क्या बोलते हो? कर पाएंगे? मेरी तरफ से एक क्वेश्चन होमवर्क्स. आरू बोल रही है प्लीज स्पीक इन फ्रेंच सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड. कुछ देखा है क्या फ्रेंच में? फुल फॉर्म में. क्वेश्चन नंबर 5. आर वी रेडी? ओके. 1st April 2021 रजत हैज, अंडरलाइन द वर्ड हैज. हैज का मतलब है ओपनिंग बैलेंस. हैज 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड at a book value of 15 per share, nominal value is 10. He provides you with the further information. गरीब से गरीब बच्चा बुद्धि से डेबिट बैलेंस तो लिख के आ जाएगा. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्वांटिटी में जाएगा 50,000 और 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 15 ये जाएगा कहां पर? अमाउंट कॉलम में 7,50,000. गुड. 20 जून को ही परचेस्ड अनदर 10,000 शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड एट 16 पर शेयर. बोलो बोलो कहां जाएगा? डेबिट साइड. 1 अगस्त पी लिमिटेड इशूड 1 इक्विटी शेयर. अंडरलाइन द वर्ड इशूड. ए लिमिटेड कंपनी का नाम है. ए नहीं सॉरी, पी लिमिटेड कंपनी का नाम है. सो पी लिमिटेड इशूड 1 इक्विटी बोनस शेयर फॉर एवरी 6 शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर. यह भी जाएगा डेबिट साइड में. अमाउंट में कुछ नहीं आएगा. 31 अक्टूबर द डायरेक्टर्स ऑफ पी लिमिटेड अनाउंस्ड राइट इश्यू विच एंटाइटल्स द होल्डर टू सब्सक्राइब 3 फॉर एवरी 7 at the rate of rupees 15 per share. Shareholders can transfer their rights in full or in part. Rajat sold 1/3 of the entitlement to Umang for consideration of rupees 2 per share. ये sale of right entitlement है. And subscribe the rest on 5th November 2021. You are required to prepare investment account in the books of Rajat for the year ending 31st March 2022. Are we ready? Yes, sir. So let's write down in the books of Rajat. इन्वेस्टमेंट अकाउंट. प्यार मांगा है तुम्ही से ना इनकार करो. किसने गाया पता है गाना? क्या यार, और पढ़ लो और कर लो. सीए दिन भर सीरियस सीरियस. घर में बहुत झापा क्या रहे तुमको? बोलो ना. सब ब्लैकमेल करते ना अभी. इमोशनल ड्रामा. मुझे एक सीए कोर्स में सबसे खास बात क्या लगती है पता है तुम्हें? तुमको ज्ञान वो बांटता है जो सीए नहीं करता है. मतलब मेजॉरिटी केस में मैंने देखा है ऐसा. भाई कमाल रहता, कमाल. तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, तुम्हें चुपचाप सुनना पड़ता है. चले भी आगे. सो राजा बेटा जी फर्स्ट डेट लिख देते. 1 अप्रैल 21 टू. Oh, thank you so much. I'm so sorry. मम्मी सही बोलती, गाना मत गाया कर पढ़ते पढ़ते. माँ आज तेरी याद आ रही है माँ. ठीक है. फिर 20 जून की बात है. 2 कैश ऑब्लिक बैंक 10,000 into 16 1,60,000. फिर तुम्हें पता है क्या हुआ? बोनस 2/21 2 बोनस का वर्किंग नोट 1 बोनस शेयर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर बोनस मैं बोलूंगा 60,000
50 plus 10,000. Bonus 60,000 into 1/6 10,000. मेरी रफ्तार मैच कर लो, आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और चिड़चिड़ बिल्कुल करना मत, थोबड़े पर एक बार भी सिका नहीं ना तो याद रख लेना, फास्ट लिखने का। तो ही आगे बढ़ जाए बेटा। फिर उन्होंने क्या बोलते, 31 अक्टूबर को द डायरेक्टर्स ऑफ पी लिमिटेड अनाउंस राइट इश्यू विच एंटाइटल्स होल्डर टू सब्सक्राइब 3 शेयर्स फॉर एवरी 7, 3 मिलेंगे प्रत्येक 7 के लिए। सो हम नेक्स्ट वर्किंग लिखेंगे सेकंड, राइट शेयर्स। सो हम लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर राइट, तो मैंने लिख देना 70,000, कबूल है क्या? सो राइट एंटाइटलमेंट, राइट एंटाइटलमेंट मतलब कितना हक मिला। सो आई से 70,000 इंटू 3/7, क्योंकि आपको बताया गया है फॉर एवरी 7 शेयर्स हेल्ड यू विल रिसीव हाउ मेनी राइट्स, 3, ऐसे ही बोला है ना। सो कितना मिला? 30,000। आगे बढ़िए, अब इसका हमने क्या किया? सो आई से राइट एंटाइटलमेंट सोल्ड, सोल्ड, ओके। सो इट इज 30,000 इंटू 1/3, कितना आएगा? 10,000। क्वांटिटी हुआ क्या? और उसकी एंट्री लिख दीजिए, क्या एंट्री होगी? कैश ऑब्लिक बैंक टू सेल ऑफ राइट एंटाइटलमेंट। इन द ब्रैकेट आई विल राइट डाउन 10,000 इंटू ₹2, कितना? 20,000 क्या? और बेटा जी सेल ऑफ राइट कहां जाएगा? P&L। इसका नोट लिखना पड़ेगा फिर से एक बार, अभी मैंने एंट्री बता दी। आपने सिर्फ इतना किया कि राइट एंटाइटलमेंट सोल्ड 10,000, इतना भी लिखते तो चलता, बट ये एंट्री मैंने इसलिए लिख कर दी कि ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं जाएगा, इट विल गेट ट्रांसफर टू वेयर? P&L। नाउ आई विल राइट डाउन नेक्स्ट, राइट शेयर्स एक्वायर्ड, कितने के एक्वायर किए बेटा जी? 30,000। कॉमन सेंस की बात है बेटा, 2/3, सो 20,000 है क्या? और इसकी एंट्री अगर आपको करनी है तो एंट्री क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट टू कैश ऑब्लिक बैंक। बेटा कितने रुपए में बाय करने की बात करी? 15 है। 20,000 इंटू 15, आई बिलीव इट इज 3 लाख। चलिए फिर अभी क्या लिखना है? परचेस लिख दिया क्या? क्या तारीख है? 31 अक्टूबर 21 टू कैश ऑब्लिक बैंक। बेटा मैंने इधर 20,000 लिखा, आपको समझ में आया 20,000 क्यों? 10,000 यू हैव सोल्ड राइट एंटाइटलमेंट, सो 20,000 ही आएगा। और उसकी अमाउंट कितनी है? 3 लाख। नहीं 31 अक्टूबर नहीं बेटा, 5 नवंबर आएगा, 5 नवंबर है, ओके। अब राजा बेटा जी इसका क्लोजिंग बैलेंस डायरेक्टली यही आएगा, यस और नो? सो बेटा जी 31 दिसंबर बोल दूं क्या? नहीं 31 मार्च 22 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 50 60 70 90 क्या? 90,000 एंड 750 प्लस 160, 12,10,000। Okay, write down a note. Sale of right entitlement, sale of right entitlement is transferred to
sale of right entitlement is transferred to where? P&L account. Okay, come down to the question number 7th. हाँ, पहले एक बार पढ़ने की कोशिश करो और मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7th. तूने लाकर नहीं दिया मेरे को? तेरे को प्रिंट आउट लाने के लिए बोला ना मैंने? मेरे को ला के दो. क्या लगता है आपको आएगा क्या? बेटा, before we go proceed further, I just forgot yesterday one thing. ये अभी आपके एग्जाम में आया था पेपर में, ये था ना? कल बताना रह गया मेरे को, तो अभी बता देता हूं. From the following information is given by Mr. Happy, stockbroker, relating to his holding in 10% government bonds. Opening balance 1st April 22 was 5,000 units, nominal value 100 each, cost 4,85,000. बेटा अगर आप नीचे जाओगे तो interest is received on 30th June and 31st December. इससे क्या पता चला? Due date is not equal to year end and there is opening balance. So will there be accrued interest? Yes. तो पहले आपको ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करनी पड़ेगी, फिर किसकी करनी पड़ेगी? अक्रूड इंटरेस्ट. फिर बेटा जी परचेस्ड, वो वर्किंग नोट याद है क्या? डेट, फेस वैल्यू, फ्रॉम, टू, नंबर ऑफ मंथ्स, एक्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट. ब्रोकरेज है नहीं इसमें. कहां है ब्रोकरेज? कहां पे ब्रोकरेज? ब्रोकरेज नहीं है. फिर नीचे क्या लिखा है बेटा जी? अगर आप ध्यान से देखेंगे 30 जून क्या है? इंटरेस्ट डेट है क्या? तो फिर नेक्स्ट आएगा इंटरेस्ट. इट विल बी ऑन विच साइड? क्रेडिट साइड. फिर बेटा जी 1 अगस्त को परचेस 2400 यूनिट्स, एक्स इंटरेस्ट एट 97.5. उस वर्किंग नोट में डालकर हम वापस इसको परचेस डेबिट में डालेंगे क्या? और 1 अक्टूबर को सेल है, विच साइड? क्रेडिट साइड. फिर 31 दिसंबर को क्या करेंगे? इंटरेस्ट. और फिर वापस 1 जनवरी को क्या करेंगे? सेल. सेल करने के बाद में राजा बेटा जी आप इसका फीफो मेथड से वैल्यूएशन निकालेंगे, अक्रूड इंटरेस्ट लिखेंगे और फिर बैलेंस को कहां ट्रांसफर कर देंगे? इंटरेस्ट को P&L. कल हमने ऐसी प्रॉब्लम करी थी. कितने मार्क्स के लिए आया ये? 10 मार्क्स. आपकी एग्जाम का है जिन्होंने दी. तो आज का ये भी होमवर्क है, कर कर देखना. मैंने आपको बोला था ना टेस्ट है, तो ये क्वेश्चन आपका टेस्ट में कर देंगे. बेस्ट. कौन सा? दिसंबर 23. आईसीआई की वेबसाइट पर है, कोई दिक्कत नहीं है. इसके आगे तो और कुछ क्वेश्चन में नहीं था ना? नहीं, इतना ही था बेटा. अभी बेटा 7th क्वेश्चन करूं मैं? हाँ. सो हियर वी गो. इन द बुक्स ऑफ XY लिमिटेड, in the books of XY Limited, investment account, is that okay?
कौन सी डेट है बेटा? 30 ठीक है, 1 अप्रैल वगैरह ठीक है, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड भी ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, बराबर है। अच्छे से फॉर्मेट बना के रेडी कर लो बेटा। ओके, सो बेटा जी पहला क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस। हाँ बोलो जी बोलो। 3,000 इक्विटी शेयर 1421 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। बेटा जी 15,000 का मल्टीप्लाइड बाय 15 2,25,000। फिर आगे क्या होता है? 1 जून। बेटा कोई ब्रोकरेज के बारे में पता है? आखिरी लाइन में लिखा है बट ब्रोकरेज बिंग 1% ऑन सेल है ना, सिर्फ परचेस पर ब्रोकरेज बताया क्या? नहीं है। सो हम ये मानकर चलेंगे कि भाई साहब ब्रोकरेज सिर्फ सेल वाले आइटम पर है, क्योंकि दिया नहीं है। ऐसा होना नहीं चाहिए बट अब क्या करेंगे, मजबूर है। टू कैश ऑब्लिक बैंक, तो बेटा जी मैंने लिखा 5,000 और मैंने अमाउंट में लिख दिया 1 लाख। फिर आगे बढ़ते, बोनस वॉज डिक्लेयर्ड एट द रेट ऑफ 1 फॉर एवरी 5। सो बेटा जी इसकी वर्किंग नोट कैसे करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर बोनस 20,000 है एंड 1 फॉर एवरी 5, सो 20,000 डिवाइड बाय 5 4,000। बेटा वर्किंग नोट करो आप। बोनस शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर बोनस, बोलो बेटा कितना है? 20,000 एंड बोनस वुड बी 1 फॉर एवरी, सो 4,000 शेयर्स। सो इधर क्या लिखेंगे बेटा जी? 1 जुलाई टू बोनस, I'll write down 4,000 and nil. Dear students, what are they saying further? Right shares are to be issued to existing shareholders on 1st September 2021. The company will issue 1 right share for every 6 shares at 20% premium. Now when I say 20% premium, that will mean at what rate, my dear students? 12 rupees. बराबर है ना? 10 rupees is the face value, 20 rupees is the premium, 20%. No dividend was payable on the shares. खुद ने बता दिया, बट अपने को नहीं भी बताते तो अपने को पता है फ्रेश इशू पर हम डिविडेंड नहीं देंगे पिछले साल का। सो अब जरा ध्यान से सुनिए, हम लिखेंगे राइट शेयर्स। राइट शेयर्स में हम लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर राइट। यू आर राइट, 24,000। फिर राइट एंटाइटलमेंट कितना मिला? सो 1/6, अगेन इट इज हाउ मच? 4,000। फिर मैं लिखूंगा राइट शेयर्स सब्सक्राइब्ड या परचेस्ड। राइट शेयर सब्सक्राइब कितने बाय किए बेटा? अगर आप नीचे जाएंगे तो नीचे लिखा है टुक हाफ
the right issue. So can I not say 4,000 into 1 by 2? कितना आएगा? 2,000. और इधर ही नेक्स्ट वर्किंग डेट लिख देता हूं, सेल ऑफ राइट एंटाइटलमेंट एंटाइटलमेंट 2,000 इंटू रुपीज 8, 16,000 क्या विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट. बोलो हाँ या ना? विल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट. इफ यू आर ऑल रेडी, यहां तक वो बेटू, शैल वी प्रोसीड नाउ? सो बेटा जी अब मुझे बताओ, राइट शेयर्स बाय किए हमने. डेट क्या है बाबा? 1 सितंबर. कहां लिखा है? हाँ, 1st September 21. I'll write down to cash oblique bank. Do you think so? I purchased 2,000 Yes. at what rate? 12. 12. So 2,000 into 12 is 24,000. Beta tick mark adjustment number A, B, point number 1, point number 2. Now C. Beta please go and note the first opening balance date. Opening balance के date को please note करिए. ओपनिंग बैलेंस की डेट है 1 अप्रैल 2021 एंड प्लीज गो एंड चेक डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021. सो दे आर गिविंग डिविडेंड फॉर विच ईयर? करंट ईयर और लास्ट ईयर? लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर. सो बेटा जी पहले वाले पर डिविडेंड मिलेगा, दूसरे वाले पर भी डिविडेंड मिलेगा. क्यों? क्योंकि ये परचेस किया किसी और शेयर होल्डर से. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने लाइन अंडरलाइन करवाई थी आपसे, इश्यूड. इश्यूड वर्ड को अंडरलाइन करवाया था ना बेटा. इश्यूड मतलब यू हैव नॉट परचेस्ड इट फ्रॉम सम अदर शेयर होल्डर. ये कंपनी ने इश्यू किए, मतलब कंपनी की बुक्स में पिछले साल ये शेयर्स नहीं थे, तो इस पर डिविडेंड नहीं मिलेगा. ये तो बड़ा भला एग्जामिनर था, उसने खुद ने बोला कि इस पर डिविडेंड नहीं देना है. बोला है कि नहीं बोला है? गो एंड चेक. बट पहले और दूसरे वाले पर डिविडेंड मिलेगा. यस. अब मुझे बताओ पहले वाले का डिविडेंड कहां जाएगा? Dividend call. डिविडेंड कॉलम. और दूसरे वाले का डिविडेंड कहां जाएगा? अमाउंट कॉलम, कॉस्ट कॉलम. सो कैन आई नॉट राइट डाउन व्हाट इज द डेट बेटा जी डिविडेंड का? 31st अक्टूबर. ये तो ये है, कुछ भी देखता है क्या? 31st October 21 was received on 31st October 21 बोला है ना, बाय कैश ऑब्लिक बैंक. बेटा इधर नंबर्स है. सो मैं इधर आपको बताऊं कितना आएगा. 15,000 इंटू 10 इंटू व्हाट परसेंटेज? इंटू 20%. बेटा 10 क्या था? फेस वैल्यू. सो कैन आई से 30,000? ये डिविडेंड कॉलम में जाएगा. बट दूसरा वाला है बेटा जी, ये मैं लिखूंगा 5,000 इंटू 10. ये फेस वैल्यू है क्या? इंटू 20%. 10,000 ये कहां जाएगा? अमाउंट कॉलम में. से यस और नो? बेटा एक होशियार बच्चा ये बात हमेशा ध्यान में रखेगा कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने इधर 1 लाख लिखे गलत है. एक्चुअली वो कॉस्ट एक्विजिशन 1 लाख नहीं है, 90,000 है. 1 lakh minus 10,000 because pre-acquisition dividend is reduced from the cost. Appreciate this. Dear students, now let's go ahead and talk about the next part of the story. What are they saying? Sold half of its shareholding on 1st January 22. So 1/1/22. I'll write down by cash oblique bank. Now what is the half of the holding? 15 plus 5 is 20,000. 20 plus 6,000 is 26,000. तो 13,000 बेच दिया क्या मैंने? और 13,000 इंटू 16.5 2,14,500. जल्दबाजी मत करो शेख मैडम, 1% ब्रोकरेज है. -1% आएगा. वाई माइनस? इन केस ऑफ सेल ब्रोकरेज इज व्हाट? सब्सट्रैक्टेड. सो -1%. कितना आएगा? 2,12,355. ये हम वर्किंग नोट कर दिखा देंगे. बेटा जब जब सेल होता है तब तब क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना पड़ता है. काला बाबा. Here we go. Adjustment number 4. So I'll write down sale of investment and profit or loss on investment, है ना. तो sale of investment में हम लिखते हैं
sale of investment, can I say 13,000 multiplied by 16.5? So 2,14,500 less brokerage at the rate of 1%. Can I not say 2145? It is 2,12,355. Then I'll say less cost of acquisition. Now everyone's attention here. Cost of acquisition. बेटा आप डेबिट साइड चेक करो आपकी. फर्स्ट आइटम कितने का है? 2,25,000 मैंने ये ऐड किया. प्लस सेकंड आइटम कितना है? 1 लाख है क्या? 1 लाख माइनस 10,000. एग्रीड. प्लस 0. चल झूठे. प्लस 0 है. प्लस 24,000 डिवाइड बाय 26,000, क्योंकि टोटल क्वांटिटी 26,000 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 13,000. एग्रीड. चलो लो बेटा जी. अच्छा ये प्राइस जो आई है ना, मैंने इधर साइड में लिख दी 13.03846. बराबर है क्या? ये साइड में लिख दी मैंने. इनटू कितना? 13,000 है क्या? सो यार 1,69,500. बोलो बोलो, प्रॉफिट है कि लॉस है? सो 42,855. इज दैट प्रॉफिट ऑन सेल? इसके अंदर खास बात बेटा इतनी तो थी कि आप सभी लोगों को यह समझना था कि सेल ऑफ इन्वेस्ट प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है? कॉस्ट में से लेस. रूप तेरा मस्ताना दीवाना हो जाए. हो गया पिल्लू? चलिए बताइए अभी क्या करेंगे. प्रॉफिट डेबिट साइड में लिख दूं? क्या है तारीख बताओ? 1 2 प्रॉफिट ऑन 42,000 825 855 42,855. सुनो ना, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बता देता हूं. लास्ट 4th और 5th एडजस्टमेंट है. वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बेटा करंट इन्वेस्टमेंट है कि नॉन करंट है मुझे कुछ नहीं दिया है, बट मैं कॉस्ट निकाल सकता हूं. एक्सक्यूज मी. 13,000 इंटू 13.03846. इसका मीनिंग समझेगी अब क्या किया मैंने? पीछे जो वैक निकाली थी अभी लिखकर रख दिया था मैंने, बार बार क्यों निकालू ना. सो 13,000 इसका अमाउंट वापस वही आएगा 169,500. ए रसगुल्ला मैं एक प्रश्न पूछूं क्या? कहीं पर भी मार्केट वैल्यू दी है क्या इन्वेस्टमेंट की? और करंट है ऐसा कहीं बोला है क्या? सो बेटा जी हमारे पास मार्केट वैल्यू नहीं है और ये करंट है कि ये भी नहीं बोला, तो हम इसको किस पर वैल्यू करेंगे? कॉस्ट पर ही. बट आपको ध्यान में रखना है कि प्रोसेस होती है कि कॉस्ट और मार्केट प्राइस दिए तो दोनों में से लोअर है वो लेने का करंट इन्वेस्टमेंट में. सो क्या मैं लिख दूं क्या? 169,500. 31st March 22 बाय बैलेंस कैरिड डाउन. बोलो कितना आएगा? 13,000 1,69,500. ये टैली हुआ बेटा. और डिविडेंड कहां ट्रांसफर हो जाएगा? P&L. I would say it is 30,000. Happy? Hey Rasgullo, with this we have done question number 7th. बेटा आपसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देख लीजिए.
क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देख लीजिए। 6 क्या लगता है आपको 6 कर पाएंगे क्या? हाँ, श्योर हो? इसकी प्रैक्टिस करना मस्ट है, लिख लीजिए, कंपलसरी प्रैक्टिस करना है इसकी। पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम वही है जो मैंने अभी आपको कराया। इसमें कम से कम ब्रोकरेज तो था, इसमें ब्रोकरेज भी नहीं है। हाँ है ना? 6 के बाद में और एक क्वेश्चन है बेटा, इट इज 10th क्वेश्चन। I want you all to read question number 10th, please. Read question number 10th, please. चले भी आगे, क्या हो जाएगा ये 10th? मेरे हिसाब से तो सेम ही है। 10 सेम नहीं है? मेरा तो सेम ही है, सिर्फ लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट नहीं देते हुए एक इसमें दिया है। ठीक है, सो 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए मैंने आपको, 7th और 4th और 4, 6, 10 होमवर्क है। 4, 6, 10 होमवर्क कर पाएंगे ये? अभी जरा ध्यान से सुनो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और प्लीज इसको जरा ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, गौर गौर मत करना। अच्छा, देखो, एक व्यक्ति है, इसने शेयर खरीदा था इन द ईयर 2006, हो सकता है ही इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और इसको अब जाके 2023 में राइट्स मिल रहे हैं। हो सकता है ना कि कंपनी ने इस बार राइट इशू किए। सो जब राइट अनाउंस होते हैं तो राइट अनाउंस होकर उसको खरीदने के समय में कुछ एक समय लगता है। आर यू ओके? सो जब राइट शेयर्स इशू होते हैं या डिक्लेयर किया जाता है, पब्लिक अनाउंसमेंट किया जाता है, तो उस केस में जब तक कि वो डेट नहीं आ जाती कि जब वो रिकॉर्ड डेट जिसको बोलते हैं, तब तक वो शेयर्स कम राइट बेसिस पर ट्रेड होते हैं मार्केट में ना। कम राइट बेसिस का मतलब उसके साथ वो हक है। जैसे इस व्यक्ति की मैं बात करूं, सचिन ने 2006 में बाय किया, तो वो कम राइट बेसिस पर बाय नहीं किया था क्योंकि उस समय पता ही नहीं था कि राइट शेयर्स मिलेंगे। बट अगर मान लो कोई 2023 में कंपनी ने इधर अनाउंस किया और इधर रिकॉर्ड डेट है, कि मतलब जो कोई भी व्यक्ति रिकॉर्ड डेट के पहले शेयर्स को खरीद लेगा उसको वो हक मिलेगा, हां या ना? जो कोई भी व्यक्ति रिकॉर्ड डेट के पहले खरीद लेगा उसको हक मिलेगा। मतलब मान लो इधर सौरभ ने बाय किया, तो इसने कैसे बाय किया? कम राइट बेसिस। मतलब कंपनी के जीवन में या इन्वेस्टर के जीवन में यह अवधि बहुत छोटी अवधि है। तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? केस 1 है ये, और ये केस 2 है। मैं आपको केस 1 के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं केस 2 के बारे में। व्हेन द शेयर्स आर एक्वायर्ड कम राइट बेसिस, मतलब कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि राइट शेयर्स मिलने वाले और रिकॉर्ड डेट आगे की है, तब तक शेयर्स तो ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में।
अब मार्केट में ट्रेड हो रहा है तो किसी ने खरीद लिया, तो उसने जिसने खरीदा रिकॉर्ड डेट के पहले उसको शेयर कैसे मिल गया? कम राइट बेसिस। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये क्वेश्चन जब आएगा तब एकदम क्रिस्टल क्लियर भाषा में बोलेंगे, इन्वेस्टर एक्वायर्ड द शेयर्स कम राइट बेसिस, ये शब्द पढ़ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सेल ऑफ राइट एंटाइटलमेंट मैंने आपको क्या सिखाया, कहां जाता है? P&L। बट व्हेन द शेयर्स आर एक्वायर्ड कम राइट बेसिस, उस केस में इफ सेल ऑफ राइट एंटाइटलमेंट हुआ, सेल ऑफ राइट एंटाइटलमेंट हुआ, सो इट विल नॉट ऑलवेज गो टू P&L अकाउंट। देयर आर टू ऑप्शंस। वो हमेशा P&L में नहीं जाता है। मतलब पहली कंडीशन, शेयर्स आर एक्वायर्ड कम राइट बेसिस, right entitlement are sold. In that case, if the price of the share falls immediately after becoming X right, मतलब आपने जितने में खरीदा उसके नीचे अगर उसकी प्राइस चली गई, if the price of the shares drops immediately after becoming X right in comparison to your cost of acquisition, तो समझ जाना जो सेल ऑफ राइट है, सेल ऑफ राइट will be adjusted in cost, और दूसरा है it will be transferred to P&L। अगर मेरी बात सुनो ध्यान से तो मैं इसको आसान बनाता हूं। एक ट्रीटमेंट तो आपको ऑलरेडी पता है कि कहां जाता है, P&L। हाँ तो वो तो हो गया। अब तुमको क्या समझना है कि कब वो जाता है कहां पर? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कब एडजस्ट होता है? तो जरा देखो, ये देखो, ये डेट ऑफ अनाउंसमेंट था और ये रिकॉर्ड डेट थी। एक व्यक्ति ने क्या किया, बाय किया इधर कम राइट बेसिस, बाय किया कम राइट बेसिस पर। लेट्स अज्यूम इसने बाय किया 55 रुपीज पर, ठीक है। फिर लेट्स अज्यूम इसने सेल किया राइट, सेल किया राइट एंटाइटलमेंट है ना, इसने इसी पीरियड में सब कांड कर दिया, राइट एंटाइटलमेंट को सेल कर दिया 2 रुपीज में। अब तुम्हारी एंट्री तो सिंपल है, कैश ऑब्लिक बैंक डेबिट हो गया। अब मैं बोल रहा हूं या तो वो P&L जाएगा या जाएगा इन्वेस्टमेंट। कैसे? आगे की डेट पर यहां पर इमीडिएटली आफ्टर बिकमिंग एक्स राइट, मार्केट प्राइस हो गई 56 या मार्केट प्राइस हो गई 51। दो ऑप्शन हो सकते हैं, मैंने कोई भी रैंडम फिगर्स अज्यूम किए। मतलब या तो प्राइस बढ़ जाएगी या तो सेम रहेगी। अगर सेम या बढ़ गई तो उस केस में आपकी एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक टू P&L। बट अगर मान लो प्राइस कम हो गई तो एएस तेरा कितना होशियार है, वो क्या बोलता है कि जब आपने कम राइट बेसिस पर एक्वायर किया था ना, तो उस केस में सामने वाले आदमी ने उस राइट के बेनिफिट के पैसे भी आपसे ले लिए थे। सेम लाइक डिविडेंड, यस और नो। सामने वाले आदमी ने आपसे राइट एंटाइटलमेंट आपको मिलने वाला, उसको तो पता था क्योंकि अनाउंस हो चुका है, तो उसने आपको उसके भी पैसे ले लिए। और जैसे ही वो एक्स राइट बना कि वो हक निकला तो उसकी मार्केट प्राइस ड्रॉप हो गई। उस केस में आपकी एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक टू इन्वेस्टमेंट, और वो रुपीज आएगा 2 इधर आएगा 2 समझे कि नहीं? ये वर्ड है और। मतलब अगर व्हेन, देखो तीन कंडीशन आपको बोलनी है। व्हेन द शेयर्स आर एक्वायर्ड कम राइट बेसिस, तो कम राइट बेसिस इंपॉर्टेंट है। शेयर्स आर एक्वायर्ड नहीं, कम राइट बेसिस, मतलब राइट अनाउंस हो चुका था और रिकॉर्ड डेट के पहले आपने बाय किया, एंड यू हैव सोल्ड द राइट एंटाइटलमेंट। प्राइस ऑफ द शेयर इमीडिएटली आफ्टर बिकमिंग एक्स राइट, मतलब एक्स राइट होते ही इफ द प्राइस ड्रॉप्स, then the sale proceed is credited to investment to the extent of reduction, and if the price increases or remains same, then it will get transferred to where? P&L. Do you all agree? चलो बताओ तीन कंडीशन कौन सी? शेयर्स आर एक्वायर्ड कम राइट, चलो एक तो इतना तो लिख के आऊंगा सर। दूसरा, राइट एंटाइटलमेंट आर सोल्ड इमीडिएटली आफ्टर बिकमिंग एक्स राइट, इफ द प्राइस ड्रॉप्स, then the sale proceeds of right entitlement will be credited to investment account to the extent of fall. हाँ या ना? And if the price increases or remains same, then it is transferred to where? P&L. बोलो हाँ। Good. ये लिखना है किसी को? जल्दी फुर्ती से लिखो। हाँ वो लिखवा रहा हूँ भाई, ये इतना पहले कोई लिख दे। दो मिनट, बोल क्या बोल रहा, क्या बोल रहे? 55 में हाँ ऐसा माना गया है।
2 इंक्लूडेड था 55 में, डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट है, बस परफेक्ट। बट इधर कीवर्ड क्या है? एक्वायर्ड कम राइट बेसिस। हे मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदा ही दे रही है मंजिल प्यार की। पता नहीं यार, इतना एज हो गया बट गाने क्यों नहीं निकल रहे मेरे अंदर से, इसलिए गाया कर ईड़े गाने। सीरियस ओदनी ने सीए नहीं बनना चाहिए मेरे को लगता है, साले फिर आर्टिकल्स की ना जान निकाल डालते, वो खुद ने जिंदगी में कुछ किया नहीं रहता है, खुद सड़ सड़ के पड़े रहते हैं, फिर अभी चूस रहे बेचारे बच्चों को। मैं तो बहुत मस्ती करता था। क्या बोल रहा? नहीं रे भाई, मेरे ऑफिस में पूछ ले क्या चलता है। बोल भाई क्या काम है तेरे को, बोल। अभी मत मिल मेरे भाई, मैं एक कॉन्सेप्ट करके आ रहा हूं, 20 मिनट रुक जाता है तो मैं आ जाऊंगा, पूरा अक्खा में ही आऊंगा, है ना। ये सुन लो भाई, सर एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करो। अरे हो भाई, एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करो, पहले अभी इतना समझ में आया ना। अब हम क्या करेंगे, इसने बोला था कि सर मुझे इसका थ्योरी चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा कि एक बार आपका ये टेक्स्ट बुक ओपन करो, करो ना। ये देखो इधर इस पेज पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, राइट शेयर्स इशू, सब्सक्राइब्ड, ठीक है, कॉस्ट टू बी एडेड। क्या ये बात हुई थी क्या हमारी? बेटा यार आज बोलना भूल गया कि वो लास्ट एक पन्ना खाली छोड़ा था ना, उधर लिखनी थी चीजें जो फॉर्मेट ऑर्मेट बताए थे आज तुमको, तो फॉर्मेट इधर लिख देना, तो मतलब आपके पास रिवीजन नोट्स रेडी हो जाएगा पूरी तरीके से। फॉर्मेट ही नहीं है उसके अंदर, सिर्फ वो फॉर्मेट नहीं था कि 3 कॉलम वाला आज कराया मैंने, वो उधर लिख देना, बाकी का तो लिखो। कॉस्ट टू बी एडेड, क्या बेटा ये हमने पढ़ा था क्या? फिर दूसरा, सोल्ड इन द मार्केट नॉट सब्सक्राइब, जनरल रूल, ट्रांसफर सेल प्रोसीड्स टू P&L, क्या यही सिखाया था क्या? फिर मैंने लिखा एक्सेप्शन, वेयर द इन्वेस्टमेंट्स आर एक्वायर्ड ऑन कम राइट बेसिस, ये कंडीशन 1 हुई, तो कीवर्ड क्या है? कम राइट बेसिस, एंड बिकमिंग एक्स राइट इज लोअर देन द कॉस्ट फॉर विच दे वर एक्वायर्ड, मतलब एक्स राइट बिकम होने के बाद उनकी मार्केट प्राइस इज लोअर देन द कॉस्ट एट विच इट वाज एक्वायर्ड, मैंने जितने में एक्वायर किया उससे कॉस्ट उसकी मार्केट प्राइस कम हो गई है। फिर आगे क्या है? इट मे बी अप्रोप्रिएट टू अप्लाई द सेल प्रोसीड्स ऑफ राइट्स टू रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट ऑफ सच इन्वेस्टमेंट टू द मार्केट वैल्यू। इट मे बी अप्रोप्रिएट टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस तक लेके आने का। अब तुम बोलोगे सर ये वर्डिंग कहां की? ये वर्डिंग डिट्टो मैंने काट कर एएस से इधर लगाई है, आप जब एएस जाके पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। हैप्पी? तो इसको ध्यान रखना, पक्का भूलोगे तो नहीं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सर इसका एक एग्जाम्पल करा दो, तो एग्जाम्पल कर लेते हैं। आर वी रेडी? टंग 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 बन गया टंग। ये आपका ये वाला स्टैंडर्ड था, शेयर्स किधर है रे? रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, शेयर्स गोल्ड वाली प्रॉब्लम हमने ले ली थी। ओह सॉरी, ये इधर है। However, where the investments are acquired on come right basis and the market value of investment immediately after their becoming X right is lower than the cost at which they were acquired,
इट मे बी अप्रोप्रिएट टू अप्लाई द सेल प्रोसीड्स ऑफ राइट टू रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट ऑफ सच इन्वेस्टमेंट टू द मार्केट वैल्यू। मैंने बोला था एग्जैक्टली स्टैंडर्ड से लिखकर दिखाई थी। बेटा जी इस मॉड्यूल में आपके क्वेश्चन नहीं है, मैं काम करता हूं आपको पुरानी मॉड्यूल से करा देता हूं क्वेश्चन, चलेगा? इसमें नहीं है तो अभी क्या करूं मैं? नए में नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि पेपर में नहीं आएगा, चुपचाप कर ले, औकात में लो। यार तेरे को ज्यादा पढ़ा कर मेरे को क्या मिलने वाला? ये रिवीजन बैच में पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं कुछ तो अक्कल लेके पढ़ा रहा हूंगा ना। और ये भी मॉड्यूल ही है। हाँ ये लो, हाँ ये रहा क्वेश्चन। एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स एक्वायर्स 200 शेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन कम राइट बेसिस। कीवर्ड क्या मिला? कम राइट बेसिस फॉर 50,000। ओके, सो कम राइट बेसिस की मेरी प्राइस है 50,000। ओके, फिर आगे क्या बोला? ही सब्सिक्वेंटली रिसीव्स एन ऑफर ऑफ राइट टू एक्वायर फ्रेश शेयर्स इन द कंपनी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:1 एट द रेट ऑफ 110। उसका हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो राइट बेचा है क्या देखना है। X subscribes for the right issue, thus the total cost of X holding of 400 would amount to 72,000। ये क्या किया है? ये 1 for F1 का कैसे क्या निकला? ये 200 शेयर्स पर 200 इंटू 110 कितना है करे? हाँ 22,000। ए भाई समझा क्या ये? तो उन्होंने फिर 400 शेयर्स का वैल्यू बता दिया। बट आगे देखते हैं, इधर से हमारा इंपॉर्टेंट। सपोज ही डज नॉट सब्सक्राइब बट सेल्स द राइट फॉर 15,000। The X right market value of 200 shares bought by X immediately after the right falls to rupees 40,000। बेटा तुमने कितने में एक्वायर किया था? 50,000। और अभी जैसे ही वो X right बना तो कितना हो गया? 40,000। अच्छा, तुमने सेल ऑफ राइट कितने में किए? 15,000। बेटा जी टू द एक्सटेंट ऑफ रिडक्शन 10,000 आपको डालना पड़ेगा। कहां पर? कैश ऑब्लिक बैंक टू इन्वेस्टमेंट से यस। और जो बचा हुआ 5,000 है वो कहां जाएगा? कैश ऑब्लिक बैंक टू P&L। क्योंकि अगर आपने थ्योरी बराबर से पढ़ी होगी तो उन्होंने बोला कि यू शुड रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट अप टू द मार्केट वैल्यू। आप पूरा 15,000 नहीं डाल सकते कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में। से यस और नो? तो ये देख लो नीचे आंसर लिखा है कि नहीं लिखा है। इन दिस केस आउट ऑफ द सेल प्रोसीड्स 15,000, 10,000 may be applied to reduce the carrying amount to the market value 40,000 and 5,000 will be credited to P&L account. Yes or no? If you want, you can please take a photograph of this, क्योंकि आपके मॉड्यूल में नहीं, पुरानी मॉड्यूल में था। ये इस बार करना इसलिए जरूरी क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है। एमसीक्यू में पक्का आ सकता है। चलिए एमसीक्यूज करते हैं। अभी लास्ट पेज पर आ जाइए। वह बेटा फोटो ले लिया? हियर वी गो। बेटा एमसीक्यूज के बारे में एक और बात बताऊं। ये अभी मैंने रूल क्या बनाया कि जितने भी आपके मॉड्यूल के एमसीक्यूज है वो करा रहा हूं, बट आगे और रिवीजन बैच है इसलिए मॉड्यूल के एमसीक्यूज करा रहा हूं। बट आगे हम क्या करेंगे कि अगर मुझे और एमसीक्यूज मिलते तो उसकी बुकलेट में टाइम टू टाइम इशू करते रहूंगा। तो एसपीसी के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, या फिर मैं यूट्यूब पर आते रहूंगा, इंस्टाग्राम पर भी बताते रहूंगा, तो वहां से देख लेना, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ राइट शेयर्स, हाईलाइट द वर्ड द कॉस्ट ऑफ द राइट शेयर्स। आपको ऑप्शन पढ़ना ही नहीं, आपको मुझे बताना क्या करना है। कॉस्ट ऑफ द राइट शेयर्स क्या सिखाया? जब हम राइट शेयर्स को परचेस करते हैं तब हम कहां पे लिखते हैं? डेबिट। कौन से कॉलम में? डेबिट साइड। कौन से कॉलम में? अमाउंट कॉलम में। सो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट में हम उसको ऐड करते हैं कि नहीं करते? सो पढ़ो इसमें एडेड टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मुझे लगता है आंसर ए ही राइट है। अच्छा, एडेड टू द कॉस्ट एट मार्केट वैल्यू होता है क्या? ना। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? ए। परफेक्ट। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर कैरिड एट, भाड़ में जान दो, तुम मुझे बताओ कैसे कैरिड होता है? इज कैरिड एट कॉस्ट एक्सेप्ट व्हेन देयर इज अ परमानेंट रिडक्शन। तो पढ़ो क्या अलग पढ़ते हैं? फेयर वैल्यू नो, कॉस्ट लेस अदर देन टेम्परेरी डिक्लाइन। बी सही आंसर है। टेम्परेरी डिक्लाइन के अलावा अगर कोई रहा तो माइनस होता है, दैट इज परमानेंट ना। टेम्परेरी जो नहीं है वो परमानेंट है। कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विचेवर इज लोअर, बकवास। विचेवर इज हायर, बकवास। करंट इन्वेस्टमेंट्स आर कैरिड एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विचेवर इज लोअर। सो सी इज द राइट आंसर। तुम्हारी बात हो गई है? सी।
वाह 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 वाह. A Limited acquired 2000 equity shares of Omega Limited. Come right basis 75. Subsequently, Omega Limited made a right issue of 1:1 at 60 per share, which was subscribed by A. फालतू क्वेश्चन. मुझे लगा राइट को बेचेगा, बेचा नहीं, सब्सक्राइब्ड बोला है. तो अभी हमको क्या है, कितने मिलेंगे? 1:1. सो बेटा जी पहले मैं क्या बोलूंगा, 2000 इंटू 75. बोलो कितना आएगा? 1,50,000. ये तो हमने बाय किया था. फिर हमने राइट शेयर्स खरीदे कितने? 2000. चल छुट्टी. 2000 इंटू व्हाट? 60. 1,20,000. टोटल कितना आ गया? 2 लाख. ए बराबर है ना? इसमें सेल ऑफ राइट एंटाइटलमेंट वाला भी लिख कर ले लो कि सी द फोटोग्राफ. नहीं तो फिर फोटोग्राफ मोबाइल में रह जाएगी. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स परचेज कॉस्ट, यस. ब्रोकरेज एंड स्टैम्प ड्यूटी, यस. बोथ ए एंड बी. सी बोथ ए एंड बी. यस सर, नो? सो विद दिस बॉयज एंड गर्ल्स आर वी डन? इसके साथ आंसर भी छपे क्या? इसके साथ बेटा जी इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपका खत्म होता है. अब मैं आपसे एक छोटी सी विनती करूंगा. एक छोटा सा एनालिसिस है मेरे पास, वो एक बार देख लो तो आपको हेल्प हो जाएगी. बेटा ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है. जब मैं पढ़ाया करता था तो आप देखेंगे मई 2019 छोड़कर हर एक एग्जाम में ये कितने मार्क्स के लिए आया? 5 to 10 मार्क्स. तो तुम बोलोगे सर बट अभी हमारा सिलेबस चेंज हो गया है तो अभी नहीं आएगा. नहीं, मैं आपको और एक चीज की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा. एक बार तो 20 मार्क्स के लिए भी आया था, तो बाय एंड लार्ज 5 to 10 मार्क्स के लिए आया है. मैं आपका एक जगह ध्यान लेकर जाना चाहूंगा. ये आपकी लेटेस्ट मॉड्यूल है. नहीं ये वाला नहीं, बेटा आपकी लेटेस्ट मटेरियल है. अगर आप देखेंगे तो जो प्रश्न 10-10 मार्क के आया करते थे ना पहले, वो सेम क्वेश्चंस यहां पर रिपीट किए गए जो मैंने आपको पढ़ाए थे. याद आ रहा है? देखो ये वाले. और अगर आप पुराने निकाल कर चेक करोगे, एक सुंदर वाली प्रॉब्लम थी जो मैंने होमवर्क दिया आपको अभी, ये 10 मार्क्स के लिए आते थे क्वेश्चंस पुराने इसके अंदर. तो अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा वर्किंग दे रखा है. यस और नो? तो बेटा जी क्वेश्चन का पैटर्न AS 13 होने के बावजूद भी 5 मार्क्स के हिसाब से नहीं है क्वेश्चन यहां पर. दे आर फॉर 10 मार्क्स के रेंज में. तो मेरी तरफ से यह स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर कर जाना ही जाना. मतलब 5 से 10 मार्क की रेंज में इस पर क्वेश्चन आना चाहिए. और अगर हम पिछले एग्जाम्स को पैरामीटर मान के चले तो आउट ऑफ 10 इट वाज आस्क्ड इन 9 एग्जाम्स. 10 अटेम्प्ट हुए थे ओल्ड सिलेबस में. और अगर आप अभी का भी एग्जाम देखोगे दिसंबर 23, तो इसके अंदर भी क्वेश्चन आ गया है. तो जाहिर सी बात है कि ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और उसको अच्छे से कर कर जाना. इज दैट ओके? इसको सिर्फ AS के एंगल से देखकर मत जाना, गलती मत करना. अब क्या बताना था, ये हो गया इसके बारे में. सर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वाले क्वेश्चन नहीं है क्या न्यू सिलेबस में? नहीं है बेटा, मैंने मॉड्यूल देख ली उसमें नहीं है, तो देन आई हैव नॉट टेकन इट अप. और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वाले अगर आपको करने हैं, नहीं यार वो नहीं करेंगे यार, बहुत हेवी हो जाएगा. ठीक है. सो विद दिस कैन वी से इन्वेस्टमेंट अकाउंट को बाय बाय. अच्छा आज मैं आपको अभी छोड़ रहा हूं. टुमारो विल स्टार्ट विद द न्यू AS और लगातार हम 3 से 4 AS कंप्लीट करेंगे पहले, एंड देन विल सॉल्व वन ऑफ द टॉपिक्स, ब्रांच है कुछ, फिर वापस 2-3-4 AS करेंगे, फिर वापस कोई टॉपिक, फिर इस तरीके से जाते रहेंगे. इज दैट ओके? तो कोई दिक्कत, इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा. आज होमवर्क कर लेना, मॉड्यूल को पढ़कर निकाल देना एक बार रफ में, ब्रीफ में. इस बार का पेपर मॉड्यूल से बाहर नहीं आएगा. ये मेरा आज तक का जो स्टडी है, रिसर्च, वो बता रहा हूं, सिर्फ आपके पेपर के लिए बोल रहा हूं. फर्स्ट एग्जाम मॉड्यूल से उतरती है. RTP चेक कर लेना जो रिसेंट है, वो उसका इन्वेस्टमेंट का जो क्वेश्चन है वो कर लेना. और कोई क्वेरी रहे तो मुझे पूछ लेना. मेरी बात फिर से याद रख लेना, मैंने डे 1 को भी बताया था कल, आपकी पढ़ाई ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी और वो पढ़ाई कर लेना. इसके पीछे एक टेस्ट छपी हुई है, हालांकि टेस्ट के क्वेश्चंस वही है जो आपके इसमें प्रिंटेड है. तो मैं आपको दूसरा और एक तरीका बता देता हूं. व्हाई डोंट यू सॉल्व RTP एंड दिस क्वेश्चन ऑफ एग्जाम? ये टेस्ट में ले लेंगे क्या?
आरटीपी का क्वेश्चन है क्या मेरे पास कोई? ICI.org या आरटीपी में कोई क्वेश्चन है कि देखो ना जरा एक बार। नहीं देखोगे? ठीक है, मैं देख लेता हूं जरा ही जल्दी से। क्वेश्चन पेपर नहीं, आरटीपी चाहिए। तुमने आरटीपी करी थी क्या? हाँ, ये आ गया आपका क्वेश्चन। खुल जा चिमचिम। ये प्रिपरेशन ऑफ कंपनी अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट प्रायर टू इनकम, बोनस, राइट इशू, हायर परचेस। हाँ, ये रहा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सो बेटा इसकी भी एक फोटो ले लो। चीप क्वेश्चन है साला। ये आपकी नवंबर 23 की आरटीपी है, मतलब लेटेस्ट आरटीपी, और दिसंबर 23 में जो क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए। तो अगर ये आप कर पाते हो तो समझ लेना कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपका रेडी हो गया। तो कल मैं आपका आंसर्स भी चेक करूंगा कि आपने किया कि नहीं किया। इज दैट ओके? अभी प्रेम से मुझे क्या क्या बोलोगे? बाय बाय बोलो। इज दैट ओके? और कल मिलेंगे विथ न्यू एस। क्या फर्क पड़ रहा है तुमको? बुक तो मैं ही दूंगा कल। फेस टू फेस वालों को क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ, तुम पढ़ क्या हो गया? अरे वाह, AS2, या तुम बता दो कौन सा AS चाहिए, वो ले लूंगा। असेट वाला AS लूंगा, असेट वाला AS लूंगा। असेट वाला मतलब AS2, AS16, AS10 या फिर 26 या 28 इंपेयरमेंट, ऐसा कौन सा? बोरिंग कॉस्ट लेना है? बोरिंग कॉस्ट ठीक है, कल तो बोरिंग कॉस्ट लेके आ जाओ बस।